हेलो हेलो, ओहो वो हो, बस 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 बस, अब आ रही होगी आवाज। एक मिनट, गधों अब आ रही है क्या आवाज? अरे यहां पे हाँ बोल रहे हैं, आपको तो पहले से आ रही थी कुछ भी। आ रही है ना अब? यहां पे बैठे हो तो यूट्यूब पे क्यों देखते हो यार? हाँ, अब आ रही है। यस 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 यस, अति सुंदर, क्या बात है यार। आ गई आ गई आ गई आ गई, बहुत बढ़िया। अरे ये विवेक कैसी कैसी बातें कर रहे हो? कौन है विवेक? विवेक कौन है भाई? यहां पे कोई विवेक बोल रहा है? एनीवन जो फेस टू फेस बैच के बाद भी यूट्यूब पे लेक्चर ऑन रखा है? यहां पे कोई नहीं विवेक? ओके, कोई ट्राई कर रहा है बस ऐसे ही, बहुत ही बढ़िया बात है। चलो क्या बात है, चलो 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 चलो। हाँ हाँ, पढ़ाई लिखाई की बातें करेंगे आज डायरेक्टली। आज कुछ इधर उधर की बातें नहीं करेंगे आज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी गोइंग टू हिट डायरेक्टली टुवर्ड्स स्टडीज। यहां पे यार कल थोड़े से लोग शिकायत कर रहे थे कि मैंने आपको हाय हेलो नहीं किया। यहां पे सबको हाय हेलो, ठीक है ना? प्यार मोहब्बत से सबको हाय हेलो, ठीक है? मैं नाम तो नहीं ले रहा हूं, बट राजी खुशी रहो एकदम। मस्ती में आज हम पढ़ाई करेंगे। कल एकदम पूरा बेहतरीन ओवरव्यू दे दिया है मैंने। उसके बाद में मैंने कहा कि मैंने बता दिया, उसके बाद में जो करना है करो, ठीक है? आराम से डिसीजन लो एंड देयर आफ्टर गो हेड। कल हमने क्या किया था यारों? कल हमने शुरू किया था बेहतरीन सा एक टॉपिक, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो आज क्या करेंगे हम? ओ ओ ओ ओ ओ, आपको यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा क्या? रुक जाओ, यस, या इसको कर देते हैं फुल स्क्रीन। Yes, we will. So what are we going to do today? Today we're going to go ahead with the same topic, real estate investment trust. एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक है. You're going to fall in love and I'll tell you another beautiful thing about this topic. पूरे फंडिंग के टॉपिक का, पूरे फंडिंग के सिलेबस का, जो अगर मैं ऐसा कहूं कि टॉप 3 डिफिकल्ट टॉपिक्स होते होंगे तो उसमें आता होगा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर है, पढ़ने में मजा आता है, दिमाग के धागे खुल जाते हैं। देयर आर सर्टेन लिमिट्स जो पढ़ने में आपको बहुत ही मजा आता है, ठीक है? बिकॉज उसको इंटरप्रेट करने में सबसे पहले एक बहुत ही बेहतरीन इंटरप्रिटेशन चाहिए, फर्स्ट टू अंडरस्टैंड द लिमिट। हम लोग लिमिट से कैसे समझते हैं कि लिमिट्स याद करनी होगी। लिमिट्स यहां पे जो लिमिट्स आप पढ़ेंगे, इट इज नॉट जस्ट अबाउट रिमेंबरिंग दोस लिमिट्स, इट्स अबाउट फीलिंग दोस लिमिट्स। बिकॉज आपने जो अभी तक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पढ़ा है, दैट इज अ बेयर इंट्रोडक्शन। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यारों, लेट्स स्टार्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। चलिए, कल जो बताया था उसका एक फटाफट से क्विक रिकैप देता हूं। चलो, हमने क्या पढ़ा कल? हमने कल ऐसा पढ़ा दैट जो भी इंडिया में ट्रस्ट होते हैं, भाई तो ज्यादा क्यों नहीं है? यस, जो भी इंडिया में ट्रस्ट होते हैं, क्या बॉक्स बनाया मैंने यार? अच्छा, जो भी इंडिया में ट्रस्ट होते हैं, ट्रस्ट को लेके बेसिक कुछ चीजें होती है। दैट ट्रस्ट के अंदर द पर्सन हु स्टार्ट्स द ट्रस्ट, हु सेट्स अप द ट्रस्ट इज नोन एज स्पॉन्सर। वेरी इजी। जो व्यक्ति एक ट्रस्ट को स्टार्ट करता है वो व्यक्ति कहा जाता है स्पॉन्सर, ठीक है? ये यूट्यूब पे गधों जवाब देते रहना एकदम मस्ती में, ठीक है ना? आप भी ऐसे समझो कि आप लोग पढ़ रहे हो, जब मैं पूछता हूं जवाब दो घर पे। टाइप नहीं भी करके देते हो तो घर पे चीखो चिल्लाओ, ओके? चलो, जो स्टार्ट करता है स्पॉन्सर, लाइक अ कंपनी हैज अ प्रमोटर, अ ट्रस्ट हैज अ स्पॉन्सर। काफी आसान। बट सिंस दिस इज अ ट्रस्ट, कंपनी के पास होता है सेपरेट लीगल एंटिटी, लेकिन ट्रस्ट के पास वो फीचर नहीं है, तो इसलिए ट्रस्ट में हमें अपॉइंट करने पड़ते हैं ट्रस्टी। तो इसलिए ट्रस्ट में आते हैं ट्रस्टीज। वंडरफुल। ट्रस्टीज, ट्रस्टीज आर दोस पीपल हु डू व्हाट? होल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रस्ट। तो हम इस ट्रस्ट में, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में जितना भी कुछ ओन करेंगे, वो सब दैट विल बी हेल्ड इन द नेम ऑफ ट्रस्टी। इजी इजी। लेकिन ट्रस्टी इज नॉट द माइंड ऑफ दिस ट्रस्ट। ट्रस्टी इज नॉट द माइंड ऑफ दिस ट्रस्ट. Trustee is not the brain of this trust. The brain of this trust is person here who's known as what? Investment manager. फंड मैनेजर नहीं बोलेंगे, फंड मैनेजर होता है म्यूचुअल फंड में, ठीक है? यहां पे आता है इन्वेस्टमेंट मैनेजर, इन्वेस्टमेंट मैनेजर। यार इतनी सुंदर हैंडराइटिंग है मेरी, मैं क्या बताऊं। चलो इधर ध्यान दो, इन्वेस्टमेंट मैनेजर, एकदम इजी। अब ये लोग रेडी हो गए। सो दीज आर बेसिक पीपल जो कि हमें चाहिए ही चाहिए अगर हमें रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट स्टार्ट करना है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट स्टार्ट करने के लिए ये बेसिक प्रीरिक्विजिट है। जैसे हम कंपनी में कहते हैं ना, प्रमोटर इज द वन हु कंसीव्स द आइडिया ऑफ द बिजनेस। उसके बाद में जिसने पूरे एफर्ट्स लिए होते हैं उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। कंपनी के अंदर मिनिमम इतने डायरेक्टर्स होने ही चाहिए, ये सब। तो उसी प्रकार से अगर एक ट्रस्ट चलाना है तो उसमें ये बेसिक लोग तो होने ही चाहिए। चलो, ये सब बेसिक लोग आ गए। अब क्या करेंगे? फंड रेजिंग। हमारा ये सिलेबस ही कहां पर आया? फंडिंग के अंदर ना। तो हमें पढ़ना है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पैसा कैसे रेज कर रहा है। तो पैसा रेज करने के लिए क्या करेगा? सिंपल, इसको चाहिए इन्वेस्टर। ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनको देगा क्या?
क्या देगा? यूनिट दे देगा, सीधे यूनिट दे देगा, बुलाएगा एक एक करके, सब लोग यूनिट ले जाओ। बेशर्मो, पहले देगा ऑफर डॉक्यूमेंट। एक कंपनी डायरेक्टली शेयर्स थोड़ी ना देगी, कंपनी पहले प्रोस्पेक्टस देती है आपको, एक ऑफर डॉक्यूमेंट देती है, देयर आफ्टर इफ यू आर इंटरेस्टेड, उस प्रोस्पेक्टस में आप देखते हैं कि कंपनी कैसी है, क्या नहीं है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द कंपनी, देन यू गिव सम money, the amount you want to invest, and then you get shares in a company, but here you will be getting what? Units. The life is still very easy. You'll be getting units. बहुत आसान चल रहा है, ठीक है। अब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो चुका है। बहुत सारा पैसा कैसे इकट्ठा हो गया? क्योंकि जैसे कि ये व्यक्ति है, ऐसे बहुत सारे लोगों ने पैसा दिया ना। जैसे कि व्यक्ति, ऐसे बहुत सारे लोगों ने पैसा दिया और उन सबका पैसा लिस्टेड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के पास इकट्ठा हो गया। अब यहां पर ये जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, ये व्यक्ति इस पैसे को करेगा इन्वेस्ट। और ये व्यक्ति इस पैसे को कहां इन्वेस्ट करेगा, अभी हम डिटेल में देखेंगे, बट एक बार ओवरव्यू में बोलूं सिंपल, रियल एस्टेट। ये व्यक्ति उस पैसे को इन्वेस्ट करेगा रियल एस्टेट में, एंड दिस इज इन सिंपल लैंग्वेज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब इस रियल एस्टेट से जो भी इनकम होगी, वो इनकम आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द यूनिट होल्डर्स। एक चीज पढ़ी होगी अपने बचपन में, हर ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टी होते हैं और कुछ बेनिफिशियरी होंगे। तो ये जो यूनिट होल्डर्स हैं, दे आर एक्चुअली द बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रस्ट। तो ये ट्रस्ट पूरा चला रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ यूनिट होल्डर्स। तो ये हो गए यूनिट होल्डर्स हमारे बेनिफिशियरी। बस इतनी सी बात है, खत्म हो गया। अब हमें बस इसी के प्रोविजंस पढ़ने, कंसेप्ट यही खत्म हो जाता है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इतना सा, इसका पूरा रेगुलेशन हम पढ़ेंगे। एक थोड़ा सा इसको केयरफुली देखते हैं, स्टेप्स लगाते हैं। सबसे पहले यहां पर आया होगा कौन? स्पॉन्सर। एक कंपनी के अंदर जैसे कि सबसे पहले प्रमोटर आता है, वैसे यहां पे सबसे पहले आया होगा स्पॉन्सर, ठीक है। स्टेप 1, स्पॉन्सर आया, ठीक है। स्पॉन्सर आते ही किसको अपॉइंट करता है? ट्रस्टी। स्पॉन्सर अपॉइंट द ट्रस्टी। स्टेप 2 में हमारे यहां पर आ गए कुछ ट्रस्टीज। लाइफ इज स्टिल वेरी इजी। देन स्पॉन्सर और ट्रस्टी मिलके अपॉइंट करते हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजर, और इस तरह से रेडी होता है आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। एक और चीज है, मैं आगे बताता हूं जनरली, बट अभी बता देता हूं, आप लोग इतने शांति से सुन रहे हो तो। ट्रस्टी जब अपॉइंट करता है इस इन्वेस्टमेंट मैनेजर को, तो ट्रस्टी और इन्वेस्टमेंट मैनेजर के बीच में एक अग्रीमेंट एंटर किया जाता है, जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट अग्रीमेंट। ये आप बहुत आगे पढ़ोगे इस चैप्टर में, बट अभी ही हमने इस डायग्राम में उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया तो अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट अग्रीमेंट। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट अग्रीमेंट इज एन अग्रीमेंट एंटर्ड बिटवीन द ट्रस्टीज एंड द इन्वेस्टमेंट मैनेजर। अब समझना बहुत अच्छे से, ये जो यूनिट होल्डर्स हैं, इन्होंने किसे देखते हुए पैसा दिया? ट्रस्टीज। मार्क माय वर्ड, उन्होंने ट्रस्टीज को देखते हुए पैसा दिया है। अब ट्रस्टी के भरोसे पे पूरा पैसा आ चुका है। अब सिंपल रखो ना, आज मान लीजिए राज आउटे साहब ने एक ट्रस्ट स्टार्ट किया, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। उन्होंने ट्रस्ट स्टार्ट किया, उन्होंने अपॉइंट कर दिया मुझे एज ट्रस्टी, मेरे साथ 2-3 लोग और हैं, मुझे अपॉइंट कर दिया एज ट्रस्टी। नाउ आई हैव सेड यू पीपल कि बहुत ही बढ़िया सा ट्रस्ट है, यहां पे ये सारी चीजें, यू पीपल कैन इन्वेस्ट इन हियर। You people having faith on me as a trustee invested your hard earned money here, ठीक है। तो आप सब लोगों ने लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए से इन्वेस्ट कर दिए, मेरे पास इकट्ठे हो गए हैं 50 लाख रुपए आपके, ठीक है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर मिनिमम 500 करोड़ होना चाहिए, तो हम एग्जांपल भी 500 करोड़ का लेते हैं कि ये सब करके इकट्ठा कर लिया मैंने 500 करोड़ रुपीस। नाउ द प्रॉब्लम इज you people, based on the trust you people have on me, have invested the money, but I do not have the brain to invest. I'm merely a trustee. So we have appointed an investment manager. But the problem is, don't you think the trustee would want to closely monitor? Because people have invested on the basis of trustee. तो इस कारण से ट्रस्टी हैज टू क्लोजली मॉनिटर कि ये जो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट मैनेजर, ये सही तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये केयरफुल तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है। अरे बिकॉज एट टाइम्स व्हाट हैपेंस इज पीपल इन्वेस्ट रेकलेसली। कैसा होता है समझो, नॉर्मल चीज बता रहा हूं। आपका अभी भी एक फेवरेट रेस्टोरेंट हुआ करता होगा। अभी जब आप एज ए स्टूडेंट है, आप कहीं पे पढ़ रहे हैं, फेवरेट रेस्टोरेंट होता है अपनी अपनी सिटी में कि मेरा ये फेवरेट रेस्टोरेंट है, ये फेवरेट रेस्टोरेंट है। जो पुणे में रहते हैं, मानकर डोसा फेवरेट हो सकता है आपका ऐसे 4-5 चैतन्य फेवरेट हो सकता है, ऐसे फेवरेट रेस्टोरेंट हो सकते हैं, ठीक है। When you'll be working as an intern, if you are blessed to work in a great firm or a company, तो क्या होता है, वहां के बहुत सारे परक्विजिट होते हैं।
जब आप काम करेंगे, तो जब आप काम करते हैं जॉब या फॉर दैट मैटर इवन आर्टिकलशिप, व्हेन यू वर्किंग इन अ कंपनी ना, तो वहां पे आपको ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं दैट अगर आप मान लीजिए शाम को 8 बजे 9 बजे बाद अगर ऑफिस में रुके, तो आपको कैब घर छोड़ने आती है, यू कैन बुक अ कैब, द मनी वुड बी रीइंबर्स्ड। आप अगर ऑफिस में रुके 8 बजे बाद, यू आर ऑर्डरिंग फूड, द एंटायर मनी इज रीइंबर्स्ड। तो हाउ इट वर्क्स इज कि आपका पहले फेवरेट रेस्टोरेंट था चैतन्य पराठा, जो 120 रुपए का पराठा देता है, बट जब आप ऑफिस में कर रहे हैं काम 9 बजे बाद, अब ऑफिस से खाना करना है ऑर्डर, सो देन यू विल ऑर्डर मेनलैंड चाइना लिटिल इटली 600 रुपीज का ऑर्डर। हाँ नॉर्मल हम वही खाते हैं, क्यों? बिकॉज वी नो वी आर नॉट द वन हु इज गोइंग टू पे। सो हाउ इट वर्क्स इज कि व्हेन समवन हैज टू स्पेंड wherein the money is not his, the person spends comparatively recklessly। अरे मेरा थोड़ी ना जा रहा है, मैं इन्वेस्ट कर रहा है, मेरा थोड़ी ना जा रहा है। सो दैट रिस्क वाज देयर इन फंड मैनेजमेंट के अंदर भी, म्यूचुअल फंड में भी। तो वहां पे भी ट्रस्टी और फंड मैनेजर का एक अग्रीमेंट होता था, और यहां पे भी सेम फैशन में देयर विल बी एन अग्रीमेंट बिटवीन द ट्रस्टी एंड द इन्वेस्टमेंट मैनेजर। बिकॉज यार इन्वेस्टमेंट मैनेजर को आपने इतना सारा पैसा दिया कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का पैसा है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर, बट द रिस्क इज यार अगर उसने रेकलेसली इन्वेस्ट किया, क्योंकि उसका पैसा तो है नहीं ना, वो तो एक जॉब कर रहा है, तो वो अगर रेकलेसली इन्वेस्ट कर देगा तो ट्रस्टी क्लोजली मॉनिटर करता है, बिकॉज ट्रस्टी के भरोसे पे पैसा है। सो देयर हैज टू बी एन एग्रीमेंट बिटवीन ट्रस्टी एंड द इन्वेस्टमेंट मैनेजर। सर यहां पे स्पॉन्सर का कोई रोल नहीं है? नहीं, स्पॉन्सर इज द वन लाइक अ प्रमोटर। कंपनी में आप देखो प्रमोटर का ज्यादा रोल होता है क्या? नहीं। शुरुआत में पैसा लाया प्रमोटर, ठीक है, मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन को कंप्लाई कर रहा है प्रमोटर, ठीक है, बाकी सारा काम डायरेक्टर संभालते हैं। यहां पे डायरेक्टर का काम डिवाइड हुआ है, लाइक अ डायरेक्टर थोड़ा आपका प्रैक्टिकल ऑपरेशनल काम सारा संभालता है इन्वेस्टमेंट मैनेजर, और जो पूरा पैसों का देखरेख करना है वो करते हैं ट्रस्टीज। सो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट एंटर्ड बिटवीन ट्रस्टी एंड द इन्वेस्टमेंट मैनेजर नोन एज इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट अग्रीमेंट। इस अग्रीमेंट के थ्रू करते क्या? इस अग्रीमेंट के थ्रू ट्रस्टी मॉनिटर्स the investment by इन्वेस्टमेंट मैनेजर। कि इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको प्रॉपर मॉनिटर रखता है, लिमिट्स लगा देता है। ये सुना पूरा पैसा है ना, तो आप पूरा पैसा एक जगह पे नहीं करोगे, डिवाइड कर करके करो। आप जो है ना ऐसा जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स में नहीं करोगे, तो ऐसे लिमिट्स लगा देता है ताकि उसको ध्यान रहे कि पब्लिक का पैसा डूबे ना। बिकॉज कंपैरेटिवली शेयर मार्केट के मुकाबले रियल एस्टेट इज द वे सेफर अरीना, बिकॉज रियल एस्टेट में ऐसा नहीं होता कि एकदम से रेट गिर गए, शेयर मार्केट में तो भरोसा नहीं है, सेफर है, बट फिर भी आपको केयरफुल रहना पड़ता है। बिकॉज अगर मान लीजिए अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग या कहीं गलत जगह पे आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो वहां पे तो पैसा जाम हो जाएगा, राइट। एंड यू विल सी आगे, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि व्हेन दिस इन्वेस्टमेंट मैनेजर हैज टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, ही इज इवन अलाउड टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट कंपनीज। ही इज इवन अलाउड टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट कंपनीज। तो अगर उसने रियल एस्टेट कंपनीज में इन्वेस्ट किया है तो कंपनी तो डूब ही सकती है ना। अगर आप लोग न्यूज वगैरह पढ़ रहे हो तो चाइना की क्या हालत है हमको पता है, इट्स वेरी रिस्की दीज डेज। चाइना की जो सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है वो भी डूब रही है। डूब रही है मतलब वो बहुत ही गंदी हालत में। 2 मिनट के लिए समझते हैं, वापस इस पाएंगे। चाइना में क्या हुआ है, एक कंपनी, आई कैन नॉट रिकॉल द नेम अभी राइट नाउ, उस कंपनी के अंदर उस कंपनी ने चाइना का बहुत बड़े मेजर लेवल पे रियल एस्टेट कंट्रोल कर रखा है। और वो कंपनी कैसे फंक्शन करती थी कि वो कंपनी लोन लेती थी बैंक से और गवर्नमेंट से, और इवन फॉर दूसरी कंट्रीज से, और उससे काम करती थी। चाइना ने अभी कुछ समय पहले एक रूल ले आया कि रियल एस्टेट कंपनीज एक लिमिट से ज्यादा लोन नहीं ले सकती है। तो वो कंपनी तो ऑलरेडी उस लिमिट से ज्यादा लोन ले चुकी थी, तो अब वो कंपनी और लोन नहीं ले पा रही, तो उनके जितने भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सब अटक गए ना, और इस कारण से वो कंपनी भी डूबने की हालत पे। और वो कंपनी डूबने की हालत पे, मतलब इतना बड़ा तो नहीं होगा, जैसे बहुत साल पहले यूएस में आया था एक बहुत बड़ी कंपनी डूबी थी, लेमन ब्रदर्स, वैसा सिनेरियो अभी चाइना में आ सकता है, ये संभावना है। और उसका दूसरा एंगल ऐसा है दैट पीपल से कि जब भी चाइना में ऐसा कुछ बहुत ही रिस्की सी चीज होती है कि इकोनॉमी कोलैप्स होने पे आती है, तो गवर्नमेंट कुछ ऐसा करती है कि उनका ध्यान डाइवर्ट करे। और उनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए गवर्नमेंट के लिए सबसे बेस्ट जो रूट रहता है वो होता है कि अपने पे बॉर्डर पे खेल चालू हो जाता है। सो दैट इज पीपल आर सेइंग कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बॉर्डर पे कुछ मूवमेंट हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस। तो घर जाना, थोड़ी न्यूज पढ़ना, थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा। एंड इट्स अ ह्यूज थिंग एट चाइना लेवल राइट नाउ कि अगर ये हो जाता है तो चाइना की इकोनॉमी बहुत बड़े लेवल से हैम्पर होने वाली है। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, So how it works is कि यहां पर भी रियल एस्टेट में जब इन्वेस्ट करें तो रिस्क कम है। मैं मानता हूं शेयर मार्केट के मुकाबले रिस्क कम है, बट थोड़ा रिस्क तो है। तो ट्रस्टी पर्सनली इंश्योर्स कि चीजें सही तरीके से हो रही। तो वो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट अग्रीमेंट के थ्रू ट्रस्टी मॉनिटर करता है कि इन्वेस्टमेंट मैनेजर सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहा है नहीं कर रहा। सिंपल। स्पॉन्सर ने शुरुआत में सेटअप कर दिया था, दैट्स इट। स्पॉन्सर के उसके बाद में बहुत ज्यादा एक्टिव रोल कुछ भी नहीं है।
ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट हुआ, पूरा पैसा गया, ये पूरा पैसा जब इनकम आएगी वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट कराने का पूरा काम रहता है ट्रस्टी और इन्वेस्टमेंट मैनेजर का। स्टेप्स में आगे बढ़ते हैं। स्टेप 1 2 3, 3 में इन्वेस्टमेंट मैनेजर आ चुका था, अब इन्होंने स्टेप 4 में दिया ऑफर डॉक्यूमेंट। स्टेप 4 में उन्होंने दिया ऑफर डॉक्यूमेंट। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। यहां पे स्टेप 4 में देव गिवन ऑफर डॉक्यूमेंट। अब जैसे ही उन्होंने ऑफर डॉक्यूमेंट दिया, नाउ पीपल वुड सी वेदर दे आर इंटरेस्टेड और नॉट, वेदर दे वांट टू इन्वेस्ट और नॉट। इफ पीपल आर इंटरेस्टेड, स्टेप 5 के अंदर people would give money to real estate investment trust and real estate investment trust will give them units, and I've already told you yesterday that these units have to be what? Listed. So real estate investment trust units list होते हैं? जी हाँ, like a share. These units have to be listed. Step 5, अब ये पूरा पैसा आ चुका है, अब इस पूरे पैसे को इन्वेस्ट करता है। स्टेप 6 के अंदर इन्वेस्टमेंट मैनेजर अपना एक्यूमेन यूज करते हुए इन्वेस्ट करेगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट राइटिंग इट डाउन, मैं एंड में टाइम दूंगा, मस्ती से रहो। अभी एकदम डूब के इसको अंदर उतरने दो, ठीक है ना? एकदम टॉपिक अच्छे से दिल में उतर जाएगा तो आराम से कर लोगे, ठीक है? चलो, ये हो गया आपका। स्टेप 6 के अंदर इन्वेस्टमेंट मैनेजर इन्वेस्ट करता है। स्टेप 6 में इन्वेस्टमेंट मैनेजर इन्वेस्ट करता है रियल एस्टेट के अंदर, और अब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। अब आप रुके किसके लिए हो? अपने रिटर्न के लिए। तो स्टेप 7 कह सकते हैं कि जब जब रिटर्न आएगा, जब जब रिटर्न आएगा तब तब रिटर्न को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग यूनिट होल्डर्स। अब इन सब चीजों को लेके बहुत सारे रूल्स हैं जो हम पढ़ेंगे, बट द कंसेप्ट इज हियर। शांत मन से एक बार इसको देखो, और इसको किस प्रकार से देखना है, आई वांट यू टू सी इट स्टेप वाइज। पूरा डायग्राम एज अ होल मत देखो, पहले से स्टेप 1 को देखो। हाँ, पहले ऐसा हुआ होगा, ठीक है, फिर स्टेप 2 को देखो, फिर स्टेप 3 को देखो, और देखो कि पूरा फ्लो समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इस प्रकार से चलता है। जस्ट सी इट फॉर अ मिनट एंड देन वील गो अहेड। कंफर्टेबल एकदम, एकदम लाइटर नोट पे, कहीं कोई परेशानी की बात ही नहीं है, एकदम इजी लग रहा है अभी तक तो? चलो, बहुत ही बढ़िया। YouTube पे एक व्यक्ति पूछना चाह रहा है, सर आपके नोट्स का पीडीएफ दो ना डिस्क्रिप्शन में। जनरल अभी तो मजे लो एकदम आराम से, मैं लेक्चर के बाद में डाल देता हूं, ठीक है? चलो, एवरीवन इज वेरी कंफर्टेबल राइट? YouTube पे सब लोगों को एकदम मस्ती से समझ में आ रहा है जहां तक स्टेप 7 गए हम लोग? क्लियर, वेरी गुड। एक बालक का एक क्वेश्चन है, नो जय, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट अग्रीमेंट इज डिफरेंट एंड ट्रस्ट डीड इज डिफरेंट। ट्रस्ट डीड इज अ डॉक्यूमेंट जिससे ट्रस्ट को बनाया जाता है, और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट अग्रीमेंट इज अ सेपरेट अग्रीमेंट बिटवीन द ट्रस्टी एंड द इन्वेस्टमेंट मैनेजर। बहुत ही बढ़िया, आ जाओ बेटा जी सब लोग यहाँ पे। अब यहां आते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, एकदम मस्ती में। सो इस ट्रस्ट को रेगुलेट करने के लिए जो रेगुलेशन है दैट इज सेबी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014। 2014 में भारत में रेगुलेशन आई थी, उसके पहले भारत में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए कोई रेगुलेशन नहीं थी। ये बहुत पॉपुलर कंसेप्ट है, भारत में काफी लेट है, मैंने आपको बताया यूएस में इट इज अ वेरी पॉपुलर कंसेप्ट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वहां पे बहुत कॉमन ट्रस्ट है, यहां पर इंडिया में बहुत ही लेट आया, और 2014 से लेकर अभी तक भी, मतलब मैं आपको बताऊं पिछले 2 साल को छोड़ दो, इफ यू लीव लास्ट 2 इयर्स, तो इंडिया में प्रैक्टिकली इतना होता नहीं था, बट लास्ट 2 ईयर से काफी एक्टिव हो रहे हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अभी हम थोड़ा सा गूगल करके भी देखेंगे तब और मजा आएगा, बट हाँ, द एप्लीकेबल रेगुलेशन इज सेबी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014। चल, अभी यहां पर नहीं आएंगे, अभी हम लोग सबसे पहले पहली लिमिट को पढ़ते हैं। आ जाओ, सबसे पहला पॉइंट है गवर्निंग कोड। गवर्निंग कोड इज सेबी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014, इजी। लीगल स्ट्रक्चर क्या है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी, पार्टनरशिप, ऑफ व्हाट? ट्रस्ट। अरे द नेम इटसेल्फ सेज ना रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, सो इट इज अ ट्रस्ट सेटअप अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। आपके एग्जीक्यूटिव के सिलेबस में था ना इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, वंडरफुल। तो एज अ ट्रस्ट रजिस्टर होता है, वी ऑलरेडी नो, ओके। पार्टीज टू रीट, के रीट में कौन कौन सी पार्टीज होती है? स्पॉन्सर ग्रुप, स्पॉन्सर्स होते हैं, रीडेजिग्नेटेड स्पॉन्सर्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रीडेजिग्नेटेड स्पॉन्सर्स? चलो मुझे आप एक बात बताओ, रिलायंस का अभी स्पॉन्सर कौन, रिलायंस का अभी प्रमोटर कौन है? अभी रिलायंस का प्रमोटर कौन है? मुकेश अंबानी है,
जी हां है, मुकेश अंबानी इज द प्रमोटर ऑफ रिलायंस। आपको एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिखना होता है आपका प्रमोटर कौन है, तो आज की तारीख में रिलायंस के प्रमोटर होंगे मुकेश अंबानी। समझना ध्यान से। हमारे दिमाग में क्या है, हमारे दिमाग में ऐसा बैठी हुई बात है कि जिसने कंपनी को शुरू किया सिर्फ वही प्रमोटर होगा। ऐसे तो रिलायंस का आज कोई प्रमोटर ही नहीं होता, बिकॉज द कंपनी वाज स्टार्टेड बाय धीरूभाई अंबानी। उन्होंने कंपनी स्टार्ट कर दी, ही वाज द प्रमोटर। बट बाद में जब वो नहीं थे, समवन वाज मेड प्रमोटर। So whenever you are giving any offer document, you have to name the promoter. अब मान लीजिए आज रिलायंस कोई भी इशू, पब्लिक इशू करना चाहती है, तो उनको प्रमोटर का नाम देना होगा। So they'll have to name a promoter. आपको याद आ रहा है एग्जीक्यूटिव के कंपनी में आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी प्रमोटर की। प्रमोटर refers to a person who is named as a promoter. इस प्रकार से आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी। तो प्रमोटर का नाम लिखा जाता है। So what am I trying to say here is redesignated sponsor. There is a possibility कि शुरुआत में कुछ लोग स्पॉन्सर थे, बाद में the sponsors must have changed. तो अगर कोई नया स्पॉन्सर आया है, जो व्यक्ति शुरुआत में स्पॉन्सर नहीं था, तो उस व्यक्ति को कह देंगे हम एकदम सिंपल तरीके से रीडेजिग्नेटेड स्पॉन्सर। तो कोई ऐसा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं, एकदम इजी है। इफ द स्पॉन्सर हैज चेंज्ड, इट इज पॉसिबल, इट इज अलाउड, देन द पर्सन विल बी टर्म्ड एज रीडेजिग्नेटेड स्पॉन्सर। आज आप सोचो ना, आज कोई बहुत बड़ी कंपनी है, उस कंपनी को कोई नया व्यक्ति अक्वायर कर लेता है, तो व्यक्ति अब उसके कंट्रोल में आ जाएगी ना, तो द नेम चेंजेस, इट्स ओके। एंड फॉर दैट मैटर, अगर आपने एग्जीक्यूटिव के अमेंडमेंट्स अच्छे से पढ़े होंगे आपके, तो आपके एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटीज लॉ में अमेंडमेंट भी आए थे कि रीक्लासिफिकेशन एज प्रमोटर का। याद है किसी ने पढ़ा था? नहीं पढ़ा था, गधों। तो एक टॉपिक था रीक्लासिफिकेशन एज प्रमोटर, वो पहले सिलेबस में नहीं था, वो बाद में सिलेबस में ऐड हुआ था। वो तो क्वेश्चन वगैरह तो उस पर नहीं पूछते हैं, बट हाँ रीक्लासिफिकेशन एज प्रमोटर। तो एक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी, जिसमें एक व्यक्ति प्रमोटर नहीं था, अब उसने उस कंपनी को एक्वायर कर लिया, कंट्रोल कर लिया, उसके पास उस कंपनी के 30-40% शेयर थे। सो नाउ प्रैक्टिकली दिस गाय इज द प्रमोटर ना। सो रीडेजिग्नेटेड स्पॉन्सर सिंपली मींस एक व्यक्ति जो बाद में उस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के यूनिट्स खरीद के उसका स्पॉन्सर बना। स्पॉन्सर ग्रुप इजी, रीडेजिग्नेटेड स्पॉन्सर अगेन इजी। मैनेजर, मैनेजर मतलब कौन सा मैनेजर? इन्वेस्टमेंट मैनेजर एंड ट्रस्टी। तो ये होते हैं बेसिकली तीन लोग हैं, पार्टीज, जिनके बिना ट्रस्ट स्टार्ट ही नहीं हो सकता। स्पॉन्सर, ट्रस्टी एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजर। वेरी इजी। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट लिमिट। रीड इट योरसेल्फ वंस। यहां से यहां तक रीड करो स्क्रीन पे। आई होप बहुत कंफर्टेबली समझ में आया, कोई परेशानी नहीं है। यूट्यूब पे जो गधे हैं ना, सिंसियरली ईमानदारी से रीड करो, टाइम पास नहीं, ठीक है? सौमिल का एक सवाल है, उस सवाल का जवाब आपको यहां पे मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या लिखा है? अभी इस लाइन को कट कर देते हैं पूरा, इस लाइन को पूरा कट कर देते हैं। अभी के लिए सिर्फ ये पढ़ते हैं, ईच स्पॉन्सर शैल होल्ड और प्रपोज टू होल्ड मिनिमम 5% ऑफ यूनिट्स ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। हर एक स्पॉन्सर ने कम से कम 5% यूनिट्स ओन करने। वेरी इजी, वेरी लॉजिकल। थर्ड लाइन, स्पॉन्सर एंड स्पॉन्सर ग्रुप together hold not less than 15% of the outstanding units of the listed REIT at all time। क्या समझ में आ रहा है हमको? एकदम मस्ती में, एकदम मस्ती में हमें क्या समझ में आ रहा है? हमें समझ में आ रहा है अभी के लिए सिर्फ इतना सा कि मान लीजिए हमारे यहां पे 3 स्पॉन्सर हैं, फॉर एग्जांपल 3 स्पॉन्सर हैं, हर एक स्पॉन्सर को 5%, 5%, 5% होल्ड करना है। सर वो 15% क्यूमुलेटिवली होल्ड करना है, फिर 25% है, वो अभी आप टच ही मत करो। 15% भी अभी टच ही मत करो। सर अभी टच क्यों नहीं करवा रहे हो? देयर इज एन अमेंडमेंट हियर। तो अननेसेसरी कंफ्यूज नहीं होना है। अभी के लिए सिर्फ आपको पता होना चाहिए हर एक स्पॉन्सर ने कितना होल्ड करना है? 5%। तो हर एक स्पॉन्सर ने 5% होल्ड करना जरूरी है। इफ यू हैव 4 स्पॉन्सर, एवरीवन विल हैव टू होल्ड 5%। इजी, वेरी इजी। चलो इसको हमने क्या ड्यू, एकदम लाइटर नोट पे चल रहा है। एलिजिबिलिटी फॉर ट्रस्टी अभी मैं एकदम सिंपल ले रहा हूं, फिर एक लिमिट पे लूंगा। तो पहले बिफोर स्टार्टिंग समथिंग डिफिकल्ट, लेट्स गो बाय द इजी थिंग्स फर्स्ट। एलिजिबिलिटी फॉर ट्रस्टी कि आखिर कौन व्यक्ति ट्रस्टी बन सकता है? शैल बी रजिस्टर्ड एज ट्रस्टी एनी पर्सन रजिस्टर्ड एज ट्रस्टी अंडर सेबी डिबेंचर ट्रस्टी रेगुलेशन 1993
एंड शेल नॉट बी एन एसोसिएट ऑफ स्पॉन्सर, मैनेजर, प्रिंसिपल, वैल्यूअर। ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? कौन बन सकता है ट्रस्टी? एक व्यक्ति हु इज रजिस्टर्ड एज अ ट्रस्टी अंडर सेबी डिबेंचर ट्रस्टी रेगुलेशन 1983। ये रेगुलेशन एग्जीक्यूटिव का था, एकदम सिंपल, यहां पे खोद के नहीं जाना है, बस इतना सा कि कोई भी एक व्यक्ति हु इज रजिस्टर्ड एज अ ट्रस्टी कैन बी अ ट्रस्टी, वन थिंग, बट द पर्सन शुड नॉट बी एन एसोसिएट ऑफ स्पॉन्सर, मैनेजर और योर प्रिंसिपल वैल्यूअर। सो ये वैल्यूअर के बारे में तो आया ही नहीं, वैल्यूअर के बारे में आगे आएगा, बिकॉज आप समझो जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड में शेयर का प्राइस आइडेंटिफाई करना कितना इजी है, बिकॉज वो तो मार्केट से डेली पता चल जाता है। बट यू टेल मी, व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इनटू अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो उस बिल्डिंग का वैल्यू कितना है, दैट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। उसका इतना इजीली आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बट आपको अपने इन्वेस्टर्स को तो बताना होगा। म्यूचुअल फंड वाले डेली एक चीज डिक्लेयर करते हैं जिसके न्यूमेरिकल भी एग्जीक्यूटिव में आते थे, क्या? एनएवी। तो म्यूचुअल फंड का आप एनएवी बता देते हो तो आपके इन्वेस्टर्स शांत रहते हैं, दैट हाँ कोई चिंता की बात नहीं है, हमारा जो है ना, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका एनएवी इतना है। सो पीपल आर कंफर्टेबल। व्हाट अबाउट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट? बिकॉज इट इज नॉट इजी टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट, हमने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खरीद लिया, इसका वैल्यू कितना है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? वी कैन नॉट आइडेंटिफाई, एंड दैट इज व्हाई वी नीड अ वैल्यूअर। हमारा एक वैल्यूअर होता है जो पीरियोडिकली, आगे आप पढ़ेंगे, पीरियोडिकली हमारी बिल्डिंग, हमारे रियल एस्टेट एसेट का वैल्यूएशन करेगा और ये वैल्यूएशन जाएगा इन्वेस्टर तक। सो वो घर बैठे बैठे खुश हो सकते हैं ना कि हमने 5 लाख इन्वेस्ट किए थे, वो 7 लाख हो चुके। नाउ व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड, यू कैन डेली बेसिस पे चेक दैट वी हैड इन्वेस्टेड 50,000, नाउ इट इज 70,000। वाओ, you cannot check it on a daily basis for a listed investment trust, but periodically you can check, so you need a valuer who is going to check that। तो यहां पर भी एक रिस्क क्या आ जाता है कि अगर मान लीजिए वो वैल्यूअर ही बायस्ड है, करप्टेड है, तो कुछ भी वैल्यूएशन बताएंगे, लोग अननेसेसरी खुश होते रहेंगे। तो दैट इज व्हाई द पर्सन हैज टू बी अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। तो इंडिया में एग्जाम्स होते हैं, जो व्यक्ति उस एग्जाम को क्लियर करता है वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर होता है। जैसे कि हम लोग जब सीएस हैं तो हम लोग आईसीएसआई के मेंबर होते हैं, वैसी वैल्यूएशन की भी एक बॉडी है, जो व्यक्ति उसके मेंबर हैं उन्हीं से आप वैल्यूएशन ले सकते हैं। सो दैट इज अनदर पर्सन, जो कि थोड़े समय बाद आएगा। सो trustee should be a person registered under debenture trustee regulation, that is a prerequisite, and further the person should not be an associate of sponsor, manager or principal valuer। एकदम इजी लग रहा है, यहां तक भी कोई परेशानी की बात नहीं। लिस्टिंग रिक्वायरमेंट ये मैं पहले ही बता चुका हूं, लिस्टिंग इज मैंडेटरी फॉर यूनिट्स। चलो एक मिनट, अभी हमने क्या देखा? हमने लास्ट पॉइंट में देखा कि ये जो व्यक्ति को आप ट्रस्टी कौन बन सकता है। तो हम जब देख रहे हैं ट्रस्टी कौन बन सकता है, तब हमने देखा trustee can be any person who is registered as trustee under डिबेंचर ट्रस्टी रेगुलेशन। आपको पता है ना क्या करना है, आप मेरे साथ लिख नहीं रहे हो, तो जब मैं लिख रहा हूं आपको उसी टाइम पे दिमाग में बोलते जाना है। सो व्हाट हाउ क्लास वुड फंक्शन इज, आप मुझसे अगर एग्जीक्यूटिव में पढ़े तो भी आपको पता होगा कि मैं कोई चीज एक बार बता रहा हूं, फिर अपन उसका एक समरी नोट या कुछ बनाते हैं, उस टाइम पे आपका एक रिवीजन होता है, और ये सब होने के बाद में मैं आपको समय देता हूं लिखने के लिए। सो द सेम थिंग इज गोइंग टू फॉलो, जब मैं लिख रहा हूं तब किसी ने लिखना नहीं है। ट्रस्टी शुड बी रजिस्टर्ड एज ट्रस्टी अंडर डिबेंचर ट्रस्टी रेगुलेशन, वंडरफुल, ये एक चीज है। एक और चीज, शुड नॉट बी एसोसिएट ऑफ अपना कौन कौन, स्पॉन्सर या फिर बोलो और कौन कौन, 2 लोग और थे ना, मैनेजर एंड वैल्यूअर। ठीक है सर, एसोसिएट मतलब उसकी भी डेफिनेशन आगे है, सिंपल। बाकी अभी के लिए आप समझो रिलेटेड नहीं होना चाहिए, लाइफ एकदम आसान चल रही है। एक और चीज हमने पढ़ ली थी कि जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इसका एक पूरा रेगुलेशन है। द रेगुलेशन इज सेबी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014। सो लाइफ इज वंडरफुल, अभी कोई परेशानी नहीं। चल अब इसके बाद में देखते हैं। ठीक है, लिस्टेड होने चाहिए यूनिट्स, ये हमें ऑलरेडी पता है, हमने हमारे चार्ट में लिखा हुआ है। इन्वेस्टमेंट कंडीशन, नाउ दिस इज द फर्स्ट लिमिट दैट यू आर रीडिंग इन दिस चैप्टर, बी वेरी केयरफुल। एट लीस्ट 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ REIT asset needs to be in completed and revenue generating property। हाय दैया, ये क्या पढ़ा दिया, क्या कहने की कोशिश करें, वेरी केयरफुली। प्रॉब्लम क्या था, इंडिया में ले आते REIT को, अब यहां पे भी प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे कोई स्कीम चालू करोगे उसके पहले चोर इकट्ठे हो जाएंगे, लोगों को लूटने के लिए लोग बैठे हुए ही हैं 110%। आप एक स्कीम लाते उसके अंदर फ्रॉड की संभावनाएं 10 टाइम्स आ जाती कि लोग फ्रॉड, अरे निधि और चिटफंड इंडिया में क्या है, सिर्फ फ्रॉड स्कीम्स है। चिटफंड के नाम पे इंडिया में सिर्फ फ्रॉड होता है, सो देयर द रिस्क वाज ह्यूज। तो इसके लिए अगर मान लीजिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट स्टार्ट कर दिया और आपसे पैसा ले लिया,
अब उस पैसे को हमने हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन में लगा दिया, फिर तो कोई भरोसा ही नहीं ना, अप्रूवल आए कि नहीं है, उसके कंप्लीशन हुआ है कि नहीं हुआ है, द रिस्क वाज ह्यूज। तो उन्होंने रूल ही क्या बनाया कि आप जनता से पैसा लेके इन्वेस्ट कर रहे हो, हाँ अगर आप जनता से पैसा लेके इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप इन्वेस्ट करोगे मिनिमम 80% इन कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग। ध्यान रखना है दिमाग में, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जब भी अपना इन्वेस्टमेंट करेगा किसी भी जगह पे, उसमें दो गुण होने चाहिए। यहां पे इन्वेस्टमेंट मैनेजर इन्वेस्ट करने वाला है, सिर्फ ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे जिसमें दो गुण होने चाहिए। क्या दो गुण होने चाहिए? पहला तो वो कैसा होना चाहिए? कंप्लीटेड। कंप्लीटेड से उनका मतलब क्या हो गया? अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं चलेगा, पूरा बना हुआ होना चाहिए, कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाहिए वहां का। अथॉरिटी, जब आपने अगर घर पे कभी कंस्ट्रक्शन वगैरह काम किया होगा, जब पूरा सब हो जाता है तब अथॉरिटी से आपको एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है। तो यू नीड टू हैव अथॉरिटी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट। सिर्फ ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो, और इसके साथ में एक और गुण होना चाहिए, क्या? रेवेन्यू जनरेटिंग। सो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पैसा सिर्फ ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकता है, ऐसे रियल एस्टेट में विच इज कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग। बात ही खत्म, अदरवाइज नहीं, आप इन्वेस्ट ही नहीं करोगे। सर यार लेकिन पूरा पैसा यहां पे इन्वेस्ट करना मुश्किल है, तो उन्होंने कहा ठीक है, कितना कर दो? 80%। कि वी अंडरस्टैंड कि आप पूरा तो नहीं कर पाओगे, 100% नहीं, बट एटलीस्ट 80% ऑफ द मनी शुड गो इन कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग असेट्स। बात ही खत्म हो गई। अब आप कोई भी ऐसे रियल एस्टेट में डाल दो जहां जो कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग है। आपको नहीं लगता with every provision we are reading your inclination towards investing here also increases? अब हमको क्या लग रहा है, अब यहां पे इन्वेस्ट करना तो अच्छी बात है, क्यों? यहां पे हमने इन्वेस्ट किया, अब हमें डर नहीं है, क्योंकि यहां से पैसा कहां इन्वेस्ट होगा? एक कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग, मतलब हमें इनकम तो तुरंत मिलने वाला है। एक और लिमिट आप आगे पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए एक लिमिट आपने पढ़ लिया, धुआंधार, बहुत जबरदस्त। रुक जाना रुक जाना रुक जाना। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमने यहां पे हमारा पढ़ा है लिमिट नंबर 1। सर ये क्यों लिख रहे हो आप? एंड में हम ये देखेंगे, इस पूरे चैप्टर के एंड में, जब आप अपने लेक्चर्स ड्राइव लिंक में उसमें ही पढ़ेंगे, एंड में हम ये देखते हैं कि टोटल कितने लिमिट्स हो गए, ताकि हमें एंड में समझ में आते हैं कि इस चैप्टर में बहुत सारा थ्योरी तो है, बट इस चैप्टर में 24 लिमिट्स है। इफ यू आर एबल टू रिकॉल दोस 24 लिमिट्स, बात ही खत्म, चैप्टर काफी आसान हो जाता है। सो व्हाट वी डू इज वी डिवाइड दिस चैप्टर पूरा थ्योरी एंड वी मार्क जहां जहां पे हम लिमिट्स पढ़ रहे हैं। मैं आपको मेरे पढ़ाए हुए चैप्टर का भी पीडीएफ दिखाऊंगा, तो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर, बट अभी के लिए ठीक है, एकदम स्लो एंड स्टडी। एक लिमिट पढ़ी हमने, रिलैक्स हो जाओ पहले, एकदम आप परेशान क्यों बैठे, एकदम रिलैक्स जाओ, एकदम इजी टॉपिक चल रहा है, एकदम बिगिनिंग में चल रहा है, अभी तक हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। हम एक बहुत प्यारी सी चीज पढ़ रहे हैं जो हम घर जाके हमारे घर वालों को ज्ञान बांट सकते हैं कि सुनो, तुम क्या एफडी में इन्वेस्ट करते हो? इन्वेस्ट करो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में, एंड इट इज एक्चुअली वंडरफुल। हम लोग जो ऐसा सोचते हैं ना कि यार रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए कम से कम 50 लाख 1 करोड़ चाहिए, तब तो इट विल मेक एनी सेंस। देखो यहां पे मैं आपको बताऊंगा 50,000 1 लाख रुपए से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड यू गेट रिटर्न ऑल्सो, एंड देयर इज नो फियर ऑल्सो। Why there is no fear? Because practically आपका जो पूरा पैसा है वो completed and revenue generating में जाने वाला है। Super wonderful। ठीक है, लिमिट नंबर 1। अब कहा कि 80% आप यहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो, तो बैलेंस 20% कहां जा सकता है? तो बैलेंस 20% के लिए उन्होंने लिमिट दे दी, ठीक है, अदर परमिसिबल इन्वेस्टमेंट। रिमेनिंग 20% कैन बी इन्वेस्टेड इन डेवलपमेंटल प्रॉपर्टीज, मतलब जहां पे थोड़ा सा काम चल रहा है, अभी तक कंप्लीशन नहीं हुआ है, 20% वहां पे लगा सकते हो। लिस्टेड और अनलिस्टेड डेट ऑफ कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट इन रियल एस्टेट सेक्टर, कोई ऐसी कंपनी जो रियल एस्टेट सेक्टर में है, उस कंपनी के डेट सिक्योरिटी में, इक्विटी में नहीं, उस कंपनी के डेट सिक्योरिटी में। ठीक है, अब इसे ओवरव्यू है। मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी, याद है किसी को एग्जीक्यूटिव का? मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी, सिक्योरिटाइजेशन का कंसेप्ट है एग्जीक्यूटिव में, प्रोफेशनल में इस पे पूरा एक चैप्टर है, सिक्योरिटाइजेशन चैप्टर नंबर 12। तो जिसने नहीं भी पढ़ा है ना, वो दीवाना हो जाएगा। मैं आज इसका एक ओवरव्यू जरूर दूंगा, जिसने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ा है यहां पे कवर हो जाएगा। मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी, तो इसको भी आप ड्यू समझ लो, सिर्फ 5 मिनट के लिए। नेक्स्ट, यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर। सर ऊपर कहा था डेट सिक्योरिटी, अब आप कह रहे हो इक्विटी में भी। जी हां, देखो ध्यान से, इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनीज लिस्टेड, डेट आप इन्वेस्ट कर सकते थे ऑफ व्हाट? लिस्टेड और अनलिस्टेड। बहुत बारीक तरीके से पढ़ना। तो डेट में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑफ लिस्टेड एज वेल एज अनलिस्टेड, बट इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया व्हिच डिराइव नॉट लेस देन 75% ऑफ देयर ऑपरेटिंग इनकम फ्रॉम रियल एस्टेट एक्टिविटी। तो एक ऐसी कंपनी के शेयर्स भी आप खरीद सकते हैं जो कि दो चीजें होनी चाहिए, एक तो लिस्टेड होनी चाहिए और दूसरा उसकी जो ऑपरेटिंग इनकम है वो 75% कहां से होनी चाहिए? रियल एस्टेट से।
तभी तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कहलाएगा। ठीक है, एकदम इजी। फिर बचा हुआ गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, अनयूटिलाइज्ड एफएसआई में इन्वेस्ट कर सकते हो, टीडीआर अक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ यूटिलाइजेशन में कर सकते हो, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और कैश इक्विवेलेंट में कर सकते हो। नहीं 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 नहीं, ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते, डिस्कस करना पड़ेगा। एक होता है अनयूटिलाइज्ड एफएसआई, इसको रुकते हैं, आगे डेफिनेशन में एफएसआई पढ़ेंगे। आप में से कुछ बच्चों ने सुना होगा, क्वेश्चन नहीं सुना होगा, आगे कवर करेंगे। अभी टीडीआर डिस्कस करते हैं, जबरदस्त चीज है टीडीआर। टीडीआर ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट। हाउ डज टीडीआर फंक्शन समझना। सबसे कॉमन यूज टीडीआर का कहां होता है, मान लीजिए गवर्नमेंट को एक रोड बनानी है। अभी जैसे कि आपने सुना होगा बहुत बेहतरीन प्लान चल रहा है कि अब तो इंप्लीमेंट भी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है, जहां पे दिल्ली से लेकर मुंबई तक को वो एकदम सुपर फास्ट कर दे। जब ये प्लान बना होगा, सो हमारे गडकरी साहब संभालते हैं सारी चीजें, ठीक है। तो जो हाईवे की पूरी मिनिस्ट्री ना, इट हैज अ लॉट ऑफ मनी। व्हाई इट हैज अ लॉट ऑफ मनी, बिकॉज व्हेनेवर अ हाईवे का रूल इज पास, हाउ इट वर्क्स इज, मान लीजिए एक सिटी से दूसरी सिटी का हाईवे बन रहा है, इसके बीच में जिनकी भी जमीन आने वाली है वो सारी जमीन क्या की जाएगी, अक्वायर की जाएगी। सो व्हाट जनरली पीपल डू इज बैक एंड पे, when a person knows that a highway is coming from this to this route, so then people start acquiring that land when they know, because in that acquisition they get very good amount of money. Now understand, when in land acquisition they don't actually get money, they at times get TDR. Now what is TDR? Simple. मान लीजिए आज पुणे से हम लोग कोई भी एक सिटी ले लेते हैं, नगर। पुणे से नगर का बहुत बेहतरीन हाईवे बनाने का प्लान पास होता है कि जो अभी वाला है वो थोड़ा सा घूम के जाता है, एक डिसाइड होता है एक बहुत बेहतरीन से डायरेक्ट सा हाईवे बनेगा। जब वो हाईवे बनता है, बीच में मान लो बहुत सारी विलेजेस आ जाती हैं, बीच में किसानों की जमीन आ जाती है। नाउ एवरी लैंड हैज टू बी अक्वायर्ड, सो व्हेन यू अक्वायर लैंड, गवर्नमेंट गिव्स देम टीडीआर, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट। टीडीआर का कंसेप्ट स्मॉल टाउन्स वाले लोगों के लिए समझना मुश्किल होगा, पुणे बॉम्बे वाले, दिल्ली वाले बहुत मस्ती से समझ जाएंगे। क्यों? पुणे बॉम्बे दिल्ली में किसी भी जगह पे क्या है, अगर मान लीजिए आपकी जमीन है, इसका ये मतलब नहीं होता कि आप उसके ऊपर कितना भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, नो इट डज नॉट मीन दैट। लेकिन 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 छोटी सिटीज के अंदर क्या है, अपना बंगलो है, ऊपर अपन ने 2 फ्लोर और खींच लिया, किसी को पता नहीं चलेगा, मतलब नोबडी रियली केयर्स। व्हाट इज टीडीआर? ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट गिव्स यू अ राइट ऑफ डेवलपमेंट, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट। नाउ से फॉर एग्जांपल देयर इज अ बिल्डर, उस बिल्डर को एक पूरी बिल्डिंग बनानी है, फ्लैट की स्कीम बनानी है 20 फ्लोर्स की। सो हाउ इट वर्क्स इज, उसने एक लैंड खरीदा, एक लैंड के साथ में उसको मिला है मान लीजिए 20,000 स्क्वायर फीट बनाने का राइट, लेकिन 20,000 स्क्वायर फीट में तो सिर्फ 4 फ्लोर खड़े कर पाएगा। देन ही वांट्स टू बाय व्हाट, टीडीआर फ्रॉम पीपल। देन ही विजिट्स पीपल कि आपका टीडीआर कितना, 5,000 स्क्वायर फीट ले लिया, आपका टीडीआर है 2,000 स्क्वायर फीट ले लिया, और इसके बेस पे वो 4 माला, 2 माला और 2 माला और 2 माला और 2 फ्लोर और इस तरह से कंस्ट्रक्ट करता है। व्हाट इज टीडीआर? ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट गिव्स यू अ राइट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट इज ट्रांसफरेबल, सो दैट अगर मान लीजिए मेरे पास पुणे का एक टीडीआर है, तो मैं पुणे में कहीं भी यूज कर सकता हूं उसको। तो मेरे पास मान लीजिए टीडीआर है, मैंने क्या किया, टीडीआर एक बिल्डर को बेच दिया। अब बिल्डर अगर 9 बना रहा था तो वो 10 फ्लोर्स की बना पाएगा। दिस इज टीडीआर। टीडीआर बहुत हाई लेवल पे फंक्शनिंग होता है। जिन लोगों के पास बहुत सारा टीडीआर भी है, वो टीडीआर भी बेचते हैं बिल्डर्स। जो बिल्डर्स को कंस्ट्रक्शन करना होता है वो खरीद के कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये टीडीआर भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का एक पार्ट कैसा है कि अगर किसी व्यक्ति को अपना बैलेंस 20% इन्वेस्ट करना है तो वो टीडीआर में भी कर सकता है। तो उसमें एक एग्जांपल हो गया टीडीआर अक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ यूटिलाइजेशन। मतलब कहीं पे आपने डेवलपमेंटल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपने किसी विलेजर से, किसी फार्मर से उसका टीडीआर खरीद लिया, जो उसको मिला होगा रोड एक्विजिशन के टाइम। सबसे कॉमन इंडिया में रोड एक्विजिशन में टीडीआर मिलते हैं। तो वहां पे उसको जब मिला होगा, आपने उससे खरीद लिया और आपने अपनी बिल्डिंग, डेवलपमेंटल बिल्डिंग को और बढ़ा दिया। तो टीडीआर अक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ यूटिलाइजेशन। इस पूरे पॉइंट के अंदर समझना ध्यान से, कुछ चीजें काफी आसान है समझना, कुछ चीजें डिफिकल्ट है। कैसे? हम पढ़ रहे हैं एकदम इजी टू गो, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कहां अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। हमें यह समझ में आया अभी तक कि 80% तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा एक ऐसी जगह पे जिनके पास 2 गुण हो। एटलीस्ट 80% हैज टू बी इन्वेस्टेड इन कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटेड। ये सबको समझ में आया। और सर ऐसा समझ में आया है कि 20% इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स दिए हैं उनमें से कहीं पे। कितने पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और जो बैलेंस 20% है वो इन 8 में से कुछ जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन 8 में से कुछ समझना आसान है, जैसे कि ये समझ में आ गया डेवलपमेंटल प्रॉपर्टी कि जिसमें थोड़ा डेवलपमेंट चल रहा है। वैसे तो आपको इन्वेस्ट करना है कंप्लीटेड में ही, लेकिन 20% आप इन्वेस्ट कर सकते हो डेवलपमेंटल में। ठीक है,
सेकंड, लिस्टेड या अनलिस्टेड क्या, डेट सिक्योरिटीज ऑफ रियल एस्टेट कंपनी, ठीक है, या फिर एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर दो फीचर होने चाहिए, एक तो 75% इनकम उसकी रियल एस्टेट से होनी चाहिए और दूसरी इसके शेयर कैसे होने चाहिए, लिस्टेड, तो इसके इक्विटी शेयर में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, ये भी इजी है। फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी इजी है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो अपने बॉन्ड्स वगैरह गवर्नमेंट लाती है, ट्रेजरी बिल्स आरबीआई लाता है, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लास्ट वाला भी इजी है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और कैश इक्विवेलेंट। व्हाट डू यू मीन बाय मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट? हाईली लिक्विड जिसका टेन्योर किससे कम होना चाहिए, 1 ईयर से कम। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा बॉन्ड जिसका टेन्योर 1 ईयर से कम है, विच इज वेरी लिक्विड, दैट इज नोन एज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो आप मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, इजी सर, ये तो इजी है। एक डिफिकल्ट है, टीडीआर आप अक्वायर कर सकते हो बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ यूटिलाइजेशन। नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ, इफ आई वांट टू रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हूं और इन्वेस्टमेंट मैनेजर कह रहा है कि टीडीआर अभी खरीद लेते हैं, 2 साल में इसको वापस बेच देंगे, कर सकता है क्या? नहीं। वो टीडीआर कैसे अक्वायर कर सकता है कि हमारी एक प्रॉपर्टी बन रही है, हम टीडीआर खरीद के यहां पे क्या कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे। हम टीडीआर खरीद के यहां पे कर लेंगे यूटिलाइज। तो टीडीआर खरीद सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ यूटिलाइजेशन। अनयूटिलाइज एफएसआई को भी टच नहीं करेंगे, हम टच नहीं करेंगे। और मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी बाकी है, इसको भी हम टच करेंगे 5 मिनट के बाद। एकदम इजी, एकदम इजी, एकदम इजी। सर लिमिट नंबर 1 में ही हमको झाग आ चुके हैं, एकदम इधर आ जाओ, कोई परेशानी की बात नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सर यार वो पढ़ने के बाद हमको ये भी डिफिकल्ट लग रहा है। सबसे पहले सब लोग इसको देखो, जो स्क्रीन पे लिखा है ये सब तो एकदम इजी है। स्क्रीन पे लिखा हुआ एक बार आपके पूरे दिल में उतरा है, ये बस बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है बहुत आसान। वापस देखते हैं क्या है। द पर्सन हु स्टार्ट द ट्रस्ट इज नोन एज स्पॉन्सर। स्टेप 1 स्पॉन्सर आ गया, स्पॉन्सर ने अपॉइंट कर दिया ट्रस्टी को, ट्रस्टी और स्पॉन्सर ने मिलकर अपॉइंट किया इन्वेस्टमेंट मैनेजर को। हमारा ट्रस्ट रेडी है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इज द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट। हमारे 3 लोग रेडी हैं, हमने दिया ऑफर डॉक्यूमेंट, लोगों से लिया पैसा, उनको अलॉट किए यूनिट्स, यहां तक सब ठीक है। अब ये पैसा हमारा इन्वेस्टमेंट मैनेजर इन्वेस्ट करेगा इन रियल एस्टेट। वी आर स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड कि ये इन्वेस्ट करते टाइम जो लिमिट नंबर 1 है वहां हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो पूरी क्लास एक ही पॉइंट पे कि यहां तक तो हम सब आ चुके हैं, बट सर यहां पे स्ट्रगल कर रहे हैं कि ये व्यक्ति जब इन्वेस्ट करेगा उसकी लिमिट के ऊपर। लेट्स हिट दैट एकदम कंफर्टेबल। तो वी आर ऑल हियर कि जब हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे तो प्राइमरी थिंग इज टू इन्वेस्ट इन कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग। हमारा एम क्या है, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे जहां पे कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग हो। क्लियर है? तो लॉ ने कह दिया है कि आपको कम से कम 80% तो यही इन्वेस्ट करना है मैंडेटरीली, रिमेनिंग 20% यू कैन इन्वेस्ट समवेयर एल्स। 100% फोकस यहां पे। अब जब ये इन्वेस्ट करता है, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, जब ये इन्वेस्ट कर रहा है तो रूल क्या है, भूल जाओ सब कुछ, सिर्फ इस चीज पे फोकस करो। सर पहली बात तो समझ में आ चुकी है, उसका आप लोड ही मत लो। एट लीस्ट 80% टू बी इन्वेस्टेड इन कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग असेट्स। ये बात तो समझ में आ गई है कि टोटल जो पैसा इकट्ठा हुआ, मान लीजिए 1000 करोड़ इकट्ठा हुआ, तो 800 करोड़ तो इन्वेस्ट होगा कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग में। यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन हमें हो रहा है कि ये 80% तो ठीक है सर, सर बेस्ट तो क्या है कि हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर देंगे। यहां पे बेस्ट है 80 का 90 कर सकते हैं क्या? हाँ, एटलीस्ट 80% टू बी इन्वेस्टेड। आप अगर पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 80 तो करना है, 75 नहीं कर सकते। सर मान लीजिए हम 90% करने चलेगा, चलेगा, तो बैलेंस 10 का क्या कर सकते हो, रिमेनिंग, ये रिमेनिंग कितना, मैक्सिमम 20% होगा। रिमेनिंग 20% कैन बी इन्वेस्टेड, द रिमेनिंग 20% कैन बी इन्वेस्टेड। ये कहां इन्वेस्ट किया जा सकता है, इसको लेकर हमें पड़े हैं 8 पॉइंट। अब सब लोग यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब इस तरह से समझना है कि एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। 8 पॉइंट्स हैं जहां पे हम बैलेंस इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलो इसमें सबसे इजी वाले रिमेनिंग 20%, सबसे पहला पॉइंट क्या था, डेवलपमेंटल प्रॉपर्टी। दिमाग पे जोर देना है। चलो एक बात बताता हूं यहां से निकल के, बातें करने का वैसे मुझे बहुत शौक है, इधर आओ। चलो आप लोग पता है क्या हो,
आप लोग हो टूथपेस्ट, आप लोगों के दिमाग में एक चीज होती है, लेकिन आपको ऐसा बहुत कुरेद के बाहर निकालना पड़ता है, तब वो चीज बाहर आती है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आपके दिमाग में है ना। अंडरस्टैंड एक चीज, देयर इज अ ह्यूज थिंग, मतलब हम डिस्कस करेंगे ना, आधा घंटा डिस्कस कर सकते हैं, बट मैं उसको टाइमर लगा के 2 मिनट बात करूंगा इस बारे में। दैट्स द पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। हमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें पता है, लेकिन हमारा क्या है कि हमारा जो आगे वाला भेजा है ना, दैट इज द कॉन्शियस माइंड, वो इतना ऑक्यूपाइड रहता है ना कि अपन अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज ही नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने बहुत बार देखा है, किसी को भी अगर हिप्नोटाइज करेंगे, आज मान लीजिए आपके बचपन के बारे में मैं 10 सवाल पूछता हूं, आप आंसर नहीं कर पाओगे। हमें हमारे बचपन के बारे में वेगली चीजें याद होती है, ऐसा क्लियरली याद नहीं होगी, लेकिन इफ इट ऑल यू आर हिप्नोटाइज ना, तो आप एक एक क्वेश्चन को परफेक्टली आंसर कर पाओगे, एंड दैट हैज बीन प्रूव्ड मल्टीपल टाइम। सो व्हाट दैट प्रूव्स, हमारे दिमाग में सब कुछ है, पूरा बचपन अभी तक, बट हमारा जो आगे का माइंड है ना, मतलब जो कॉन्शियस माइंड है, वो इतना ऑक्यूपाइड है डेली की तकलीफों में, डेली के स्ट्रगल में, डेली की चीजों में, कि हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे। तो नाउ अंडरस्टैंड, एक्चुअल थिंग इज कि आपने एक बार पढ़ लिया 8 पॉइंट, वो 8 पॉइंट आपके दिमाग में। आज अगर आपको कोई हिप्नोटाइज करेगा और पूछेगा तो आप 8 के 8 पॉइंट बोल सकते हैं, लेकिन क्या है, आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना, उसमें इतना सारा कचरा है ना कि आपको याद ही नहीं रहते ना पॉइंट्स। So what you have to do, you know it, but you have to push yourself. How do you have to push yourself? हम अभी पढ़कर आए, अब जब मैं बोल रहा हूं, तो आप कोशिश करो कि आपको कितने पॉइंट्स ऑलरेडी याद हो चुके हैं। अरे अभी से एग्जाम काफी दूर है, अभी बहुत समय चीजें याद करने के लिए, भी हम समझ रहे हैं, लेकिन व्हेन यू पुश योरसेल्फ, देन यू थिंक, डेवलपमेंटल प्रॉपर्टी हो गया, लास्ट वाला मनी मार्केट हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गया, टीडीआर फॉर यूटिलाइजेशन हो गया, अनयूटिलाइज एफएसआई, वो हमने अभी तक समझा नहीं है, बट वो एक पॉइंट हो गया, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी एक पॉइंट हो गया, फिर सिक्योरिटी वाला हो गया, तो लिस्टेड और अनलिस्टेड डेट सिक्योरिटी ऑफ अ रियल एस्टेट कंपनी, और इक्विटी शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी वेयर एटलीस्ट हाउ मच इनकम, 75% of the income has to be operating income should be from real estate activity. So ये सारा पॉइंट आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, आपको बस एकदम मस्ती से ना खुद को पुश करते हुए जाना है। जब भी पढ़ रहे हो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जो सब्जेक्ट जो बालिका बोली थी सेल्फ स्टडी करने का, कल सेल्फ स्टडी करना चाहते हो सेल्फ स्टडी करो, बट व्हेन यू रेड अ टॉपिक, क्लोज द बुक एंड जस्ट ट्राई एंड रिमेंबर द पॉइंट्स, यू विल बी एबल टू रिकॉल इट अप। बट व्हाट हाउ यू रिवाइज इज, 10 पॉइंट पढ़ लिए, फिर हो गया 15 मिनट बाद वापस बुक खोल के 10 पॉइंट याद है क्या, देख के तो याद आएंगे ही ना। So then just push yourself up. अभी अपन देखते हैं इन्हीं 8 पॉइंट्स को। चलो एकदम मस्ती में 8 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट तो सबसे आसान पॉइंट है, डेवलपमेंटल प्रॉपर्टी। प्रॉब्लम ही नहीं है किसी को यहां पे, डेवलपमेंटल प्रॉपर्टी वेरी इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड कौन सा था, डेट सिक्योरिटी वाला पॉइंट आ गया, तो डेट और इक्विटी वाले दोनों पॉइंट उड़ा देते हैं हम यहां पे। सुनना ध्यान से, मैं कैसे लिख रहा हूं, डेट सिक्योरिटी और एक हो गया इक्विटी शेयर्स। अब दोनों के अपने अपने प्रीक्विजिट, मैं कह रहा हूं मेरे बताने की बजाय आपको भी ऑलरेडी याद है, ये कोशिश करो बस। डेट सिक्योरिटी कैसी हो सकती है, लिस्टेड या फिर अनलिस्टेड, वेरी गुड, बट ये होना चाहिए ऑफ अ कंपनी विच इज इन रियल एस्टेट, कंपनी विच इज इन रियल एस्टेट कंपनी। ओके, इक्विटी शेयर्स शुड बी listed of a listed company plus whose at least 75% of the operating income is from real estate activity. Real estate activity. Are you understanding? ये हो गया। चलो इसके अलावा और क्या पॉइंट थे बोलो। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वंडरफुल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी, इसको डिस्कस भी करेंगे, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी, फिर क्या नेक्स्ट, मनी मार्केट सिक्योरिटी, और कैश इक्विवेलेंट भी कहते हैं इसको, मतलब दैट इज इक्विवेलेंट टू कैश बिकॉज दैट इज वेरी लिक्विड। कौन सा रह गया, टीडीआर और एफएसआई, वो अनयूटिलाइज्ड एफएसआई पे डिस्कशन बाकी है, and TDR for the purpose of utilization, TDR for the purpose of utilization। बहुत ही बढ़िया बात है, क्लियर एकदम। यहां पे एक बालिका बोल रही है, does SEBI keep a check over REIT activity? जनील, yes, बिकॉज आप देखो ना रेगुलेशन का नाम ही क्या है, SEBI, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन, तो SEBI का रेगुलेशन है, SEBI keeps a check। क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता, सॉरी मैम।
चंचल पूछ रही है सर ड्राइव में सब अरे हाँ हाँ ये अमेंडमेंट, अरे हाँ गधों एक और चीज, हाँ सुनो, मैं कोई चीज को पढ़ाने के पहले ऐसा बोलता हूँ कि इसमें अमेंडमेंट है और उसको मैं अलग से पढ़ाता हूँ, बिकॉज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अमेंडमेंट क्यों आया था। तो मैं पुराना वाला नया वाला पोजीशन दोनों बताता हूँ। जो ड्राइव लिंक में आपको लेक्चर्स मिलेंगे उसमें पूरे अमेंडमेंट्स मिलेंगे। ये जो आपको लाइन है ना, ये कट करा के अमेंडेड लिखाया होगा, बट द वे आई टीच इज कि मैं आपको बताता हूँ ये पोजीशन थी और फिर ये अमेंडमेंट था। तो वो आपका जो ड्राइव लिंक है, मेरा फंडिंग का बैच खत्म हुआ अभी से 10 दिन पहले, ये सारे अमेंडमेंट्स उसके अंदर है। रुक जाओ, नहीं नहीं ये जबरदस्ती कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, रुको इधर। आप लोग ये लोन के डॉक्यूमेंट आपको क्यों दिखाऊं मैं, रुको इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर आओ। यस बालक, रुको। रुक जाओ बेटा जी। क्लास फाइल्स, चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आई एम अनेबल टू ओपन दैट पीडीएफ, लेट इट गो। आपको जो लेक्चर्स ड्राइव लिंक में मिलेंगे वो बैच वो है जो मेरा 10 दिन पहले खत्म हुआ है, उसके अंदर सारे अमेंडमेंट्स हैं। अब उसके अलावा जो अमेंडमेंट्स आईसीएसआई पोस्ट ही अब करेगा, जो अमेंडमेंट्स होंगे उसका मैं एंड में आपको एक लेक्चर बना के देता हूं, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द अमेंडमेंट्स। उसको लेके कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, सब कुछ अमेंडमेंट्स लेक्चर के अंदर रहेंगे, और जो भी अमेंडमेंट लेक्चर के एंड होने के बाद में आता है उसका मैं वीडियो बना के पोस्ट करता हूं, तो यू डोंट हैव टू वरी, और वो आपके ड्राइव लिंक में एंड में ऐड हो जाते हैं, कंफ्यूजन नहीं उसको लेके, ठीक है। चलो लेट्स गेट बैक टू दिस थिंग। चलिए हम लोग थे, हम ये सब समझने की कोशिश करें, तो ये 8 चीजें हैं जहां पे आप बैलेंस 20% इन्वेस्ट कर सकते हैं। कौन सी 8 चीजें, देखो यार, 2 तो 3 तो इजी है। डेवलपमेंट प्रॉपर्टी इजी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इजी हो गया, मनी मार्केट सिक्योरिटीज ये इजी वाले पॉइंट हो गए। फिर ये 2 पॉइंट है जो नए हैं, जिसमें टीडीआर थोड़ा डिस्कशन किया हमने, एफएसआई पर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में ये 2 हैं, डेट सिक्योरिटी, इक्विटी शेयर। लेकिन ध्यान रखना है, डेट सिक्योरिटी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लिस्टेड एज वेल एज अनलिस्टेड, बट इक्विटी में यू कैन इन्वेस्ट ओनली इन लिस्टेड। फिर इक्विटी में कैसा लिखा है, एटलीस्ट 75% ऑफ द इनकम शुड बी फ्रॉम रियल एस्टेट एक्टिविटी। डेट में इट हैज टू बी रियल एस्टेट कंपनी। इजी इजी इजी। अब एक चीज आती है मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी, तो ये थोड़ा सा ऐसी चीज पढ़ाता हूं जो सिलेबस से थोड़ा सा बाहर निकल के आ जाओ। बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर कंसेप्ट है मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी का, सिलेबस से बाहर निकल के, मतलब सीएस प्रोफेशनल में ये है, चैप्टर नंबर 12 के अंदर है, चैप्टर नंबर 12 के अंदर है। एग्जीक्यूटिव के अंदर आपके लिए ये था अंडर द कंसेप्ट ऑफ मॉर्गेज बैक के नाम से या फिर सिक्योरिटाइजेशन के नाम से। दीवानों जैसा कंसेप्ट है, हर बालक जिसने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा था उसको भी याद आ जाएगा टॉपिक देखते ही। व्हाट आर मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, और पागल हो जाओगे आप। आज मान लीजिए एक बैंक है, हम वापस टॉपिक पे आएंगे। आप लोग ऐसा करते थे ना बेटा जी, जब आप पढ़ते थे कोई अकाउंट्स या कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक चल रहा है, नीचे वर्किंग नोट बनाते थे। ये हमारा वर्किंग नोट चल रहा है, मेन टॉपिक वहीं पर है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आएगा तो आगे बढ़ने में मजा नहीं आएगा, तो इसलिए एक बार मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी आपको याद दिलाता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक बैंक है एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक से लोन लिया है मिस्टर 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 नाम क्या रखूं मैं इसका, मिस्टर सिंगो ने, मिस्टर सिंगो ने लोन लिया एचडीएफसी बैंक से। वेरी इजी, लोन लिया है मिस्टर सिंगो ने 5 करोड़ रुपीस का, 5 करोड़ का लोन लिया है। इस लोन से मिस्टर सिंगो ने एक घर खरीदा है, ठीक है। ये घर खरीदा उन्होंने कहां पे, लोनावला में। लोनावला में मस्त एक बंगला खरीदा है, 5 करोड़ का लोन लिया है। बैंक बिना सिक्योरिटी के लोन दे देगी क्या, सवाल ही पैदा नहीं होता है। सिक्योरिटी के तौर पे क्या दिया होगा मिस्टर सिंगो ने, यही बंगला। होम लोन में जब आप लोन लेते हैं तो जो आप घर खरीद रहे हैं वही घर मॉर्टगेज के रूप में दिया जाता है। तो यही जो घर था यही मॉर्टगेज के रूप में बैंक को दिया है। यहां तक सबको समझ में आ रहा है। बैंक ने 5 करोड़ का लोन दिया, घर की वैल्यू होगी समवेयर अराउंड 6 करोड़, तभी तो बैंक 5 करोड़ का लोन दे रहा है, तो घर की वैल्यू 6 करोड़ के आसपास होगी। बैंक ने 5 करोड़ का लोन दिया है, और ये 6 करोड़ का जो बंगला है ये एज अ मॉर्टगेज किसके पास आ चुका है, एचडीएफसी के पास। ये एज अ मॉर्टगेज एचडीएफसी के पास आ चुका है। वंडरफुल। एचडीएफसी ने लोन दिया होगा, कोई भी इंटरेस्ट रेट ले लेता हूं मैं, 8% पर एनम पे, 8% पर एनम पे दिया होगा।
ईएमआई के फॉर्म में हो सकता है रीपेमेंट, या फिर रीपेमेंट हो सकता है दैट दिस गाय 10 इयर्स का लोन लिया है, 10 साल तक हर साल ये इंटरेस्ट देगा और 10 ईयर के एंड में वो लोन रिपे कर देगा, जैसा भी इनका बीच का अग्रीमेंट है ना। अंडरस्टैंड? एचडीएफसी के लिए क्या हुआ है, उसकी तिजोरी से, उसके वॉल्ट से 5 करोड़ माइनस होगा ना, और उसके पास में क्या आ गया है, लोनावला का प्रॉपर्टी पेपर, मॉर्गेज। पर अब एचडीएफसी बैठे बैठे सोच रहा है कि मैं क्या करूं अब इसका, ये प्रॉपर्टी पेपर का तो मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, आई नीड मनी टू गिव मोर लोन, आई नीड मनी, बट द मनी हैज ऑलरेडी बीन गिवन टू हिम, ही माइट गिव मी मनी आफ्टर 10 years, ही इज गिविंग इंटरेस्ट फॉर श्योर, बट आई डू नॉट हैव मनी। एंड बैंक्स का पूरा डिपेंडेंसी कैश फ्लो पे। आप देखो रुपी कोऑपरेटिव बैंक की क्या हालत हो गई है, येस बैंक की बीच में हालत क्यों हो गई थी, बिकॉज येस बैंक की कुछ बुरी न्यूज आई, भाई पूरी जनता कैश विड्रॉ करने पे उतर गई, अब सबको थोड़ी कैश दे सकते हो, क्योंकि लोगों को उन्होंने लोन भी तो दे रखा है, सो देन इट गेट्स डिफिकल्ट। तो बैंक इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन देयर लिक्विडिटी। अब इस बैंक को पैसा चाहिए, तो बैंक ने क्या दिमाग लगाया, सुनना सुनना बहुत केयरफुली, बैंक ने दिमाग लगाया कि हम इशू करते हैं बॉन्ड्स, हम इशू करते हैं बॉन्ड्स। क्यों? क्योंकि भारत में या फॉर दैट मैटर किसी भी कंट्री में हमेशा दो टाइप के लोग रहेंगे, वन हु हैव सरप्लस, वन हु इज इन नीड। अगर मैं इस क्लास सब बच्चों को भी काउंट करना चालू करूंगा ना, तो यहां पे कुछ बच्चे होंगे यार सरप्लस है कि हाँ यार 2000 रुपए महीने का मुझे इन्वेस्ट करना है, आई हैव सरप्लस। कुछ लोग होंगे कि नहीं यार पढ़ाई करने के लिए लोन लेना है कुछ। तो कोई व्यक्ति सरप्लस में होगा और कोई व्यक्ति कट रही है, कदों अगर आवाज कट रही हो तो मुझे बता देना, ठीक है, यूट्यूब पे, इधर ध्यान दो। सो अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, कोई व्यक्ति सरप्लस में होगा, कोई व्यक्ति डेफिसिट में होगा, और यही दुनिया का रूल है। इंडिया ऐसे ही तो चल रहा है, इंडिया में कोई व्यक्ति है ना जो बैंक में इन्वेस्ट करता है, एफडी करा दी आधी जनता, तो आधी जनता लोन ले रही है, इसी से दुनिया चल रही है, दैट बैलेंस इज हियर। सो अंडरस्टैंड, यहां पर भी सेम होगा कि इंडिया में लोगों को जब लोन चाहिए एट द सेम गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, पीपल हैव अ लॉट ऑफ मनी टू इन्वेस्ट ऑल्सो। अब जनता के पास बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए ये जब बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं, तब ये इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं बॉन्ड्स पे 6% पर एनम। ये बोल रहे हैं 6% पर एनम का इंटरेस्ट रेट देंगे हम, बैंक है मतलब सेफ है। हमारे घर वाले क्यों एफडी में इन्वेस्ट करते हैं? यहां पे जितनी जनता बैठी है, मैं बिना पूछे कह सकता हूं कम से कम 75% जनता के घर वालों ने कभी ना कभी एफडी में इन्वेस्ट किया ही होगा। जबकि एफडी आपको रिटर्न के नाम पे चूना लगा के देती है। एफडी में कुछ रिटर्न है क्या? 6%, 5.5% का रिटर्न है, कुछ है ही नहीं। अरे उतना तो आप घर पे पड़े रहने तो बन जाएगा पैसे से पैसा। छोड़ो, खैर वहां डिस्कशन पे नहीं जाते, अननेसेसरी लंबा हो जाएगा। बट 6% का बैंक्स ऐसे ही रेट देती है, क्योंकि उनको पता है कि कुछ लोग ऐसे ना जिनका रिस्क एपेटाइट जीरो है, जिनका रिस्क एपेटाइट जीरो है वो वहीं इन्वेस्ट करेंगे। जिनका थोड़ा बहुत भी रिस्क एपेटाइट होता है, दोज पीपल कैन इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। थोड़ा सा यहाँ डूबा तो चलेगा, आपने कहते घर वाले डूबा तो कैसे चलेगा, तो डूब तो वो रिस्क भी नहीं ले सकते ना। सो दैट इज वेयर 6%, तो बैंक कह रहा है 6% देंगे। अब ये लोग क्या बोलते हैं, ठीक है वी आर रेडी टू इन्वेस्ट, वी आर रेडी टू गिव यू आवर मनी, बट वी वांट सम सिक्योरिटी, कि कुछ सिक्योरिटी चाहिए। बैंक क्या करता है, सुनना, बैंक चुपके से ये जो सिंगों का घर है ना, देखना देखना एकदम चुपके से, ये सिंगों का जो घर है ना, यही घर लोनावला वाला बंगलो सिक्योरिटी के तौर पे दे रहा है लोगों को, और लोगों से पैसे ले रहा है। यहां पे उसने बॉन्ड्स इशू कर दिए हैं, से फॉर एग्जांपल 4 करोड़ के, 4 करोड़ के बॉन्ड्स इशू कर दिए। बॉन्ड 100 रुपए का ही होगा, बट बहुत सारे इशू किए, तो 4 करोड़ के बॉन्ड्स इशू कर दिए, उस पर 6% का इंटरेस्ट दे रहे हैं, और बदले में सिक्योरिटी के तौर पे क्या दे दिया, लोनावला वाला बंगलो। नाउ अंडरस्टैंड, दीज बॉन्ड होल्डर्स वांट सम सिक्योरिटी, तो बॉन्ड होल्डर्स भी खुश हैं कि हमारे थोड़ा 4 करोड़ का है, बदले में हमें 6 करोड़ का ऐसा सिक्योरिटी है कि कल को अगर बैंक इंटरेस्ट पे नहीं करेगा या प्रिंसिपल रीपे नहीं करेगा, वी कैन सेल दिस बंगलो एंड रिकवर द मनी। वेरी इजी, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। तो ये बॉन्ड होल्डर्स खुश, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है, एंड वी आर सेफ ऑल्सो कि कल को अगर पैसा नहीं आया वी कैन रिकवर द मनी। अंडरस्टैंड? बैंक इज तो सुपर हैप्पी, वाइज बैंक सुपर हैप्पी। उनको इंटरेस्ट देना कितना है, देना कितना है, 6%। मिलेगा कितना? इसी के बेस पे तो बैंक के, आप ईयर एंड पे बैंक्स की बैलेंस शीट पीएनएल देखो, करोड़ एंड करोड़, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का प्रॉफिट होता है। वो इसीलिए तो होता है बिकॉज आप बैंक में जब पैसा जमा कराते हो, सेविंग अकाउंट या एफडी, आपको इंटरेस्ट वो कितना देते हैं, 5%, 5.5%, 3%। सेविंग पे तो उतना भी नहीं देते, ठीक है। और जब आप उनसे लोन लेने जाते हो, 8%, 10%, 15%, पर्सनल लोन पे 20%, 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सो दैट इज द मार्जिन ऑफ बैंक ना, कि लोग जब उनके पास इन्वेस्ट कर रहे हैं तब वो तो लोगों को 6% दे रहे हैं, लेकिन जब बैंक लोन दे रहा है तब बैंक ले रहा है 10, 15% का। दैट इज द मार्जिन, तो बैंक इज वेरी हैप्पी। बट दिस गाय एकदम से सिंगो इज प्रीटी सैड।
वो बोल रहा है ऐसा क्यों किया मेरे साथ? द पर्सन इज सेइंग कि ये मेरा बंगलो जिसमें मैं रह रहा हूं। आपको ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि कोई भी चीज को हम सिक्योरिटी के तौर पे देते हैं तो फिजिकल पोजेशन नहीं दिया जाता, सिर्फ उसके पेपर डॉक्यूमेंट पे उसका इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है। अब सिंगो बोल रहा है भाई जिस घर में मैं रह रहा हूं वो घर मैंने आपको दिया था मॉर्गेज के तौर पे, आपने वो किसी और को मॉर्गेज के तौर पे दे दिया। ये क्या बात हुई? कल को अगर वो लोग इस बंगलो को बेच देंगे तो मैं कहां जाऊंगा? ये क्या बात हुई? बैंक बोल रहा है रुको, वो उस बंगलो को कब बेच पाएंगे? आप लोग बताओ, इन व्हाट सिनेरियो दे विल सेल द बंगलो? इफ द बैंक इज अनेबल टू पे द इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल, द बैंक इज सेइंग सिंगो जब तक आप हमको इंटरेस्ट दे रहे हो हम चुपचाप आगे इंटरेस्ट देते रहेंगे। आप हमको प्रिंसिपल 5 करोड़ दे दोगे, हम उनको 4 करोड़ देते रहेंगे। हम डिफॉल्ट सिर्फ तब करेंगे जब आप डिफॉल्ट करोगे, और अगर आप डिफॉल्ट करोगे तो वैसे भी उस प्रॉपर्टी पे तो हमारा राइट आ जाएगा, बिकॉज वी कैन सेल इट, तो वी कैन ट्रांसफर इट अप। एंड दिस ब्रिलियंट कंसेप्ट, दिस बॉन्ड इज नोन एज mortgaged backed security. Are you understanding? Because इसके पीछे बैकअप में क्या है? किसी और का mortgage. ऐसे बॉन्ड्स को कहा जाता है mortgage backed security, and this concept is also known as securitization. पढ़ेंगे हम लोग फंडिंग के चैप्टर 12 में। पूरा चैप्टर का नाम ही सिक्योरिटाइजेशन है। बट यार आप सोचो तो सही, कोई व्यक्ति, हम गधे हैं, हम सब, मैं आप हम सब गधे हैं, हम सब क्या करते हैं? जो लिखा है उसको पढ़ते हैं। कोई व्यक्ति तो होगा ना जो अपने घर पे एक दिन बैठा होगा और उसके दिमाग में आइडिया आया होगा कि बैंक के पास इतने सारे मॉर्गेजेस हैं, फ्री पड़े हैं, एक काम करते हैं ना, उन मॉर्गेजेस को हम बॉन्ड्स के रूप में इशू कर देते हैं। सो इतना सारा जो फंसा हुआ इलिक्विड चीज थी उसको उसने लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर दी होगी। दैट्स ब्रिलियंट, and this concept you have to study as mortgage backed security, wherein an illiquid asset is converted into a liquid asset. बैंक का illiquid asset था ना mortgage, कुछ काम थोड़ी आ रहा था, और इसके बदले में बैंक ने इतना सारा पैसा रेज कर लिया। तो ऐसे बॉन्ड्स को कहा जाता है mortgage backed securities। ये बहुत सेफ होते हैं। तो एक हमारा तो टॉपिक है छोटा सा है, हमारा टॉपिक ये चल रहा है कि ये जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है ना, इन्वेस्टमेंट मैनेजर विल इन्वेस्ट 80% ऑफ द मनी इन completed and revenue generating asset. 80% of the money has to be invested in completed and revenue generating asset, but 20% can be invested where इन 8 चीजों में, उनमें से एक है मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज। तो ऐसे जो बैंक के इशू के हुए बॉन्ड्स होंगे ना, वहां पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट कितना? सिर्फ 20%। तो यहां पे उन्होंने क्या किया है? वैसे तो उनका एम यही है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट शुड इन्वेस्ट द एंटायर मनी वेयर कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू, लेकिन 100% नहीं कह सकते यार। आप सोचो ना, कॉलेजेस में अटेंडेंस 75% की, 100 क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज थोड़ा तो रीजनेबल प्रॉब्लम भी तो आ सकती है। तो रीजनेबल प्रॉब्लम हो सकती है जैसे कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन अभी वो प्रोजेक्ट बन रहा है, कंप्लीट हो ही रहा है, तो थोड़े टाइम के लिए पैसा इन 8 चीजों में इन्वेस्ट करो। जब तक आपको अपना फाइनल डेस्टिनेशन नहीं मिल रहा है तब तक आप इन 8 चीजों में भी घुमा सकते हो। बट 80% हैज टू बी इन्वेस्टेड इन कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग असेट्स, एंड 20% कैन बी इन्वेस्टेड इन ईदर ऑफ दीज। इतनी सी बात है। ये है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का पहला लिमिट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, मजा आ जाता है पढ़ने में। मतलब व्हेन यू विल बी टॉकिंग टू योर सीनियर ना, तो यू विल सी कि ये वन ऑफ द झाग वाला टॉपिक है। झाग वाला टॉपिक मतलब जिसमें पढ़ते हैं एकदम लगता है भाई कुछ जबरदस्त चल रहा है, बट कुछ जबरदस्त वाला टॉपिक पढ़ते हैं तभी उसमें मजा भी आता है। तो एक लिमिट ये आई है 80% की, बहुत जबरदस्त लिमिट है। ऐसे ही रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर कुछ और लिमिट्स आती है जो कि आपको बहुत जबरदस्त मजे देती है। ये हम आज तो नहीं, कल पढ़ेंगे अब, लेकिन क्या मैं कल पढ़ाने वाला हूं उसका एक थोड़ा सा ट्रेलर दे रहा हूं, समझना। यहां तक हमने आज पढ़ा है, और इसमें कुछ चीजें हमने नहीं भी पढ़ी है जो मेरे बाकी है पढ़ना। यहां में पढ़े वैल्यूएशन ऑफ असेट। मैंने कहा था एक वैल्यूअर को अपॉइंट करेंगे, वो वैल्यूअर वैल्यूएशन करेगा ऑन हाफ ईयरली बेसिस। तो हर हाफ ईयर में जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको पता चलता रहेगा कि उनका इन्वेस्टमेंट कितना ग्रो हुआ है। व्हेन यू स्टडीड इन अ लॉजिकल वे, तो आपको ऐसा याद नहीं रखना पड़ेगा। लॉजिकल है ना, मैं अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे डेली बेसिस पे पता चलता है मेरा इन्वेस्टमेंट कितना ग्रो हो रहा है। तो मैं जब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो एटलीस्ट हाफ ईयरली बेसिस पे तो बता दो मेरे को। तो हाफ ईयरली बेसिस पे वैल्यूअर चेक करेगा कि आपका वैल्यूएशन कितना ग्रो हुआ है। फेयर इनफ। ओरे फिर आप दीवाने हो जाओगे। यहां पे आएगी लिमिट नंबर 2। जितना भी आपका इनकम हुआ है, हाफ ईयर बेसिस पे आपको 90% इनकम डिस्ट्रीब्यूट करना मैंडेटरी है। मतलब अगर मान लीजिए इन 6 महीनों में हमारी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने कमाया है 15 करोड़ रुपए, तो 15 करोड़ का 90% आपको
रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के यूनिट होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना मैंडेटरी है। ऐसा कोई स्ट्रिक्टली आप कहीं और नहीं देखोगे, और रीट में तो मिलेगा ही मिलेगा। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पैसा इन्वेस्ट करता है इन कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग, तो रेवेन्यू तो जनरेट हो ही रहा है, और आपको हाफ ईयरली बेसिस पे पूरा रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ये हम कल पढ़ेंगे। मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, दौरे दीवाने हो जाओगे कल, दीवाने हो जाओगे कल। डायरेक्टली और थ्रू एसपीवी होल्डिंग एटलीस्ट 80। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, एक व्यक्ति कितना इन्वेस्ट करेगा, देखो कितना है, सिर्फ 50,000। इट इज नॉट एज लो एज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में तो 500 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हो, उतना लो नहीं है बट उतना हाई भी नहीं है, 50,000 है। कल पढ़ेंगे बोरिंग एंड डेफर्ड पेमेंट, कि आपको कितना मैक्सिमम बोरिंग कर सकते हो, यहां तक हमें कल देखना है। बस आगे छोड़ो। आप लोगों ने ये भी पढ़ लिया ना, व्हाट इज दिस, पूरे रीट में जो मेजर लिमिट्स है वो मैंने रीट पढ़ाने के पहले रखी है। इसके बाद में चैप्टर एक्चुअली शुरू होता है, यहां से चैप्टर शुरू होगा, डेफिनेशन टाइम पास करेंगे, लेकिन यहां तक भी अगर आपका होता है ना, तो ये रीट का बहुत सुपर्ब ओवरव्यू होता है। आप बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट क्या रहेगी कि जैसे टाइम परमिट करता है ना, यूट्यूब जनता आपने भी, ठीक है, मैं ये जो पीडीएफ है ना, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये 1 2 3 4 5 ये 5 चीजें खुद से इंटरप्रेट करने की कोशिश करना। मैं तो पढ़ाऊंगा ही सही, लेकिन और मैं कह रहा हूं ना कि 100% तो मतलब अप्रोप्रिएट इंटरप्रिटेशन नहीं बैठेगा, लेकिन एक ट्राई करके आना, ताकि फिर देखते हैं कितना परसेंटेज मैच होता है, एंड यू विल रियली एंजॉय इट। आई एम टेलिंग यू। आई थिंक कल मैंने रेफरेंस दिया था, मैं उस बालिका से बात कर रहा था जिसकी ईयर 1 थी, तो ईयर 1 से मैं डिस्कशन कर रहा था कि क्या मतलब, क्या ऐसा क्या खास करते हो आप, तो बोले कि सर कैसे करना चाहिए, बेस्ट क्या है कि हम लोग सिक्योरिटीज लॉ में भी ऐसे ही करते हैं जो एग्जीक्यूटिव में पढ़े, कि एक टॉपिक को पहले पढ़ने के लिए दे दिया, फिर बच्चे ने अपने हिसाब से उसका स्ट्रगल किया, एंड देन व्हेन द टीचर टीचर्स ना, तो उसमें होता क्या है कि स्टूडेंट को समझ में आता है कि मैंने खुद से कितना समझा था। एंड कोई भी चीज में जब दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं, फिर सामने वाला उसका आंसर बताता है, तो वो बेटर तरीके से दिमाग में बैठता है, एज कंपेयर टू कोई एक टॉपिक है सीधा सामने वाले ने पढ़ा दिया तो हमको वो लगता है ईजी है। देन व्हेन यू सिट फॉर सेल्फ स्टडी, तब आपके कंफ्यूजन आते हैं। तो द बेस्ट अप्रोच टू रीड एनी डिफिकल्ट टॉपिक इज कि पहले खुद से रीड किया और उसके बाद में सामने वाले का आंसर देखा, सो दैट यू कैन देन डिसाइड एंड सी हाउ मच इट हैज मैच्ड। तो हमने सीधा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, देखो मैं ऐसा कोई मतलब आई कैन नॉट डू समथिंग लाइक दिस कि मैं यहाँ पे आईसीडीआर जैसा टॉपिक ले लूँ या कुछ ले लूँ। मजा तभी आता है जब कोई डिफिकल्ट टॉपिक होता है। तो व्हेन यू विल बी स्टडिंग आल्सो, व्हेन यू विल टॉक टू योर सीनियर आल्सो, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक ऑफ फंडिंग। उनमें से अपने एक टॉपिक लिया, उसकी कुछ लिमिट्स को टच कर रहे हैं, बड़ा मजा आएगा। थोड़े दिमाग के धागे तो खुलने चाहिए प्रोफेशनल में वेलकम होते हुए। ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि प्रोफेशनल वेलकम क्या है, मतलब इट इज जस्ट कि थोड़ा सा मजा आएगा तो आगे बढ़ेंगे। आपने क्या करना है आज बेटा जी, आपने ये ट्राई करते हुए आना है। पीडीएफ आप सब तक पहुंच जाएगा, यूट्यूब वाले बच्चों आप सब तक भी पहुंच जाएगा। अभी आप सबको एक चीज करनी जो आपको बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, दैट इज टू पेन इट ऑल डाउन। इस पूरे को कल जो डायग्राम किया है उसको स्किप कर दो, छोड़ दो, फ्रेश पेज लेना और फ्रेश पेज को लैंडस्केप में लेके ये पूरा पेन डाउन करना है। फ्रेश पेज, लैंडस्केप, लैंडस्केप समझते हैं आप लोग, घुमा लेंगे आड़ा उसको, है ना, और बेहतरीन तरीके से पेन डाउन करेंगे इसको, बस। और किसी के भी दिलो दिमाग में अगर कोई भी सवाल है तो वो पूछ सकता है। यस पीपल, चलो जो ऑलरेडी क्वेश्चन है, ये यूट्यूब वाली जनता कुछ भी पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, ठीक है ना, और यहां वाली जनता तो शर्माएगी, अलग से पूछेगी एकदम, ठीक है चलेगा। प्रांजल आई एम रियली सॉरी, बिकॉज वो संभव नहीं हो पाता इसलिए। डन, नोटेड। एक गधे जो मेरे साथ में पेन डाउन करते हैं, मैं सही करूं, मतलब मत करना ऐसे काम, बाद में पेन डाउन किया करो, ठीक है ना, बाद में पेन डाउन करो अच्छे से। शुभम पूछ रहे हैं सर कंटिन्यू लेक्चर्स देखने हैं या वन डे गैप रखे? नहीं नहीं बेटा जी, टुमारो और डे आफ्टर आई विल बी मेकिंग अ वीडियो कि जो बच्चे ड्राइव लिंक और पेन ड्राइव से पढ़ने वाले ना, तो उन बच्चों ने किस तरह से लेक्चर्स का शेड्यूल रखना चाहिए, उन्होंने क्या डेडलाइंस रखनी चाहिए, वो सब मैं डिस्कस करूंगा, तो डोंट वरी, ठीक है। और कभी भी एक दिन गैप रख के नहीं देखना चाहिए, डेली देखो, संडे को छोड़ सकते हो, बाकी डेली लेक्चर्स देखने चाहिए। सौमिल का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसके लिए मैं शाम शाम को वीडियो बनाना चालू करता हूं, बियर्ड कैसे ग्रो करें। संयुक्ता, जहां पे डेवलपमेंट का काम चल रहा है, जो कंप्लीट नहीं हुई है, जो कंप्लीट नहीं हुई है, ओके। शुभम, मैं पूरा उस पर वीडियो बनाऊंगा बेटा जी कि जो व्यक्ति सारे सब्जेक्ट्स उनको क्या क्या डेडलाइन रखनी है, कैसे गूगल ड्राइव के लेक्चर्स देखने, पेन ड्राइव के लेक्चर्स, पूरा बताऊंगा, डोंट वरी। सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं कि फंडिंग में? जनरल बिल्कुल आते हैं, जनरल बिल्कुल एग्जाम में आते हैं। और यहां पे बच्चों सुन लो, जैसे सिक्योरिटीज लॉ में कुछ न्यूमेरिकल आते थे ना, वैसे ही फंडिंग में भी न्यूमेरिकल आते हैं, तो फोड़ देंगे अपन, उसमें कुछ चिंता की बात नहीं है। पराग का एक सवाल है कि जब हम पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव लेते हैं तो डाउट्स कैसे
कैसे सॉल्व होते हैं। वैसे समझो ये जो आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, ये लेक्चर्स मिल रहे हैं ऑनलाइन लाइव रिकॉर्डिंग वाले। तो जो हमने ऑनलाइन लाइव बच्चों को पढ़ाया, तो उसमें तो आप समझो हर प्रकार के डाउट्स वैसे ही क्लियर हो चुके हैं। फिर भी आपका कोई अगर नया अतरंगी डाउट आ जाता है तो यू कैन व्हाट्सएप, यू गेट अ डाउट सॉल्विंग व्हाट्सएप नंबर। सलोनी पूछ रहे हैं ऑनलाइन लाइव। बेटा जी ऑनलाइन लाइव जून 22 के लिए नहीं होंगे। जय का एक क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि यूनिट्स लिस्टेड होते हैं तो यूनिट्स का मार्केट प्राइस तो स्टॉक एक्सचेंज से मिल जाएगा, तो फिर हम वैल्यूअर को क्यों रखते हैं। बेटा जी यूनिट्स का मार्केट प्राइस मिल पाएगा, लेकिन यूनिट्स का मार्केट प्राइस डिटरमिन भी कैसे होगा। जैसे कि कंपनी है, कंपनी के प्रॉफिट लॉसेस होते हैं, वैसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी है उसमें कितना अप्रिसिएशन हो रहा है, सो उससे एक इंपैक्ट आएगा, लोगों के डिमांड सप्लाई हैम्पर होंगे, और फिर उसके हिसाब से मार्केट प्राइस ऑफ यूनिट्स आएगा। तो वैल्यूअर की जरूरत है नॉट फॉर द वैल्यूएशन ऑफ यूनिट्स बट फॉर द वैल्यूएशन ऑफ रियल एस्टेट असेट्स। फुल स्क्रीन कर देता हूं यारों एकदम मस्ती में। सुनो ना, डायग्राम्स एकदम सुंदरता से बनाना। ये डायग्राम्स एग्जाम के एक दिन पहले बहुत ब्रिलियंटली यूजफुल रहते हैं, तो डायग्राम्स एकदम सुंदरता से बनाना, कंसेप्ट दिल में उतरता है। प्रांजल आपके पास अगर वो व्हाट्सएप नंबर है बुक्स वाले, तो आप उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आई विल ट्राई एंड कनेक्ट। शुभम बेटा जी थोड़ा सा ठंड रखो, मैं यही तो बता रहा हूं कि आई विल बी गाइडिंग यू कि जो बच्चे सारे लेक्चर्स गूगल ड्राइव पेन ड्राइव से देख रहे हैं उन्होंने क्या क्या डेडलाइंस रखनी है, मैं बताने वाला हूं। संयुक्ता वो बिल्डर को नहीं बेचो तो आप किसी भी व्यक्ति को बेच सकते हैं जो भी टीडीआर खरीदता है। टीडीआर खरीदने बेचने के अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। उसका पर्पस ये ना ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, तो कोई एक व्यक्ति उसको डेवलपमेंट के लिए यूज करेगा तब तक आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। अमर का एक सवाल है, सर आपके नोट्स इनफ होंगे या हमें मॉड्यूल को रेफर करना है। अमर एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन द लेक्चर्स, तो जब आप लेक्चर्स देखेंगे तो सब कुछ उन लेक्चर्स के अंदर मैंने कवर किया है। तो आफ्टर अ चैप्टर आई टॉक अबाउट, आई डिस्कस एडिशनल नोट्स एज वेल, उसमें आपका सब कुछ कवर हो जाता है। एग्जाम लुकआउट से आपको और कुछ टच करने की आवश्यकता नहीं होती। अब बच्चे 80-90 ला रहे हैं, उस तरह तो क्या करेगा बच्चा, पेपर फाड़ के आएगा क्या। फंडिंग के लेक्चर्स का ड्यूरेशन कितना होता है, 130 आवर्स। अमीशा टीडीआर की वैल्यू चेंज हो सकती है। जनिल पूछ रहे हैं प्रैक्टिकल पार्ट कितने का है सीएस प्रोफेशनल में। सीएस प्रोफेशनल पूरा थ्योरी 100 मार्क, मतलब पूरा का पूरा 900 मार्क्स का थ्योरी मान के चलो। टैक्स में थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, फंडिंग में थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, और जैसे कि कंपनी लॉ में न्यूमेरिकल आ सकते हैं ना, वैसे किसी सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल आ सकते हैं, बाकी प्योरली थ्योरी है ऐसा। चलिए बहुत ही बढ़िया। यहां पे किसी बालिका के दिमाग में कोई सवाल है क्या यार। नहीं 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 नहीं, बहुत समय बाद। यस मैम क्या बात है। टीडीआर में ट्रांसफर मतलब से कोई खरीदने नहीं मिलता है तो वो कैश दे सकते हैं क्या उसके बदले? गवर्नमेंट से डिपेंड करता है, गवर्नमेंट कभी कभी दोनों ऑप्शन देता है। तो उनका क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए मैं एक फार्मर हूं, मेरा लैंड गवर्नमेंट लेके जा रही है और गवर्नमेंट टीडीआर दे रही है, मुझे टीडीआर लेना ही नहीं है, तो क्या मैं कैश ले सकता हूं। ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पॉलिसी पे। मोस्टली गवर्नमेंट दोनों ऑप्शन दे देती है आपको, बट आप समझो कि इट इज लाइक कि जनरली जनता प्रेफर करती है कि टीडीआर लेके बेचे, उससे ज्यादा पैसे मिलते हैं, मोर मनी कैन बी रिकवर्ड। अदरवाइज एवरीवन वुड वांट टू इनकैश इन कैश, मतलब मनी ओनली ना। तो गवर्नमेंट लुक्रेटिव बनाती है कि या तो आप 1 लाख का कैश ले लो या फिर एक इतना टीडीआर ले लो जिसको बेच के लोग जनरली ज्यादा पैसा ले सकते हैं। बिल्कुल प्रांशुल। क्लास की वैलिडिटी कैसी रहती है, क्लास की वैलिडिटी रहती है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्टिवेशन टू 1 ईयर, नॉट फ्रॉम द डेट यू ऑर्डर यू रिसीव द मेल। जब आपको मेल मिलता है उसमें आपको लेक्चर को एक्टिवेट करना होता है, जिस दिन आपने एक्टिवेट कर लिया वहां से 1 ईयर की वैलिडिटी रहती है। ओके नहीं द्विशा, इट डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द अग्रीमेंट थ्रू विच यू गॉट द टीडीआर। यस ये सबका हो चुका है पेन डाउन एकदम मस्ती में, नहीं हुआ है कर लो। आई वेट ऑन दिस शीट फॉर से 40 मोर सेकेंड्स, देन हम लोग नीचे उसको घुमाते हैं। क्या बात है यारों। ओके 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 पीपल। नहीं विशाल। यस सो देयर इज अ स्मॉल चेंज इन द शेड्यूल टुडे, दैट आफ्टर माय लेक्चर देयर विल बी सौम्या मैम का लेक्चर,
एंड देन देल बी नीलम सर का लेक्चर, ऐसा कुछ है, ठीक है। यस यस यारों, अरे गधों, सब कुछ होगा, चिंता मत लो। यस ज्योति, ऑफ कोर्स। चलिए यारों, ए आउच कौन बोलता है लेक्चर में? चलो बताओ। अरे नहीं नहीं यार, आप लोग थोड़ी बहुत मस्ती वस्ती कर लो, ठीक है ना। आप लोग बहुत ज़्यादा एकदम से सिंसियर हो चुके हो, थोड़ा सा चिल कर लो, जीवन में कोई परेशानी की बात नहीं है। एक चीज़ बताता हूँ बस मैं, ये सबका पेन डाउन हो गया, मैं फ्लिप करूँ इसको। अब मेरी बात को सुनते सुनते लिखेंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज़ आपको बताता हूँ, CS प्रोफेशनल में सारे सब्जेक्ट में 9 के 9 सब्जेक्ट की मैं अश्योरिटी लेता हूँ, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं आएगा जो आपको समझ में ना आए। यू हैव अ वर्ड विथ योर सीनियर, अगर मैं पूरे फंडिंग के सबसे डिफिकल्ट टॉपिक लेता हूं ना, उसमें से एक लिया है मैंने यहाँ पे। ये भी समझ में तो आ रहा है ना अपन को, ऐसा तो लगे समझ में नहीं आ रहा है। अरे आई कैन टेक इजी टॉपिक एज वेल इन डेमो, बट उसमें मजा क्या आएगा फिर। सो ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स में से क्लियर है, क्योंकि कल हम पढ़ेंगे और जिसमें 80% 50% का एक बहुत बेहतरीन सा रूल होता है। सो नाउ माई पॉइंट इज, लिखते लिखते सुनो बस, प्रोफेशनल के 9 सब्जेक्ट में एक भी ऐसा टॉपिक नहीं आएगा जो कि आपको समझ में नहीं आए। सो इट इज नॉट डिफिकल्ट। संघर्ष क्या होता है कि आपके 9 सब्जेक्ट के 900 टॉपिक हो जाएंगे, 900 कंसेप्ट हो जाएंगे, तो उन सबको साथ में रिवाइज करते रहना इज द डिफिकल्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है बात? एग्जीक्यूटिव में कोई ऐसा नहीं होता क्लास में जब बैठे थे कि टीचर पढ़ा के चला गया, ये तो कुछ समझ ही नहीं आया, ऐसा नहीं हुआ होगा। लेकिन क्या हुआ, जब इतना सारा 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 इकट्ठा हो जाता है, उसको ऑर्गेनाइज करके रिवाइज करना इज डिफिकल्ट। तो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, प्रोफेशनल लेवल में कुछ भी मुश्किल नहीं है, एक भी टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक भी आपको समझ में आ रहा है, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। बट व्हाट यू हैव टू एंश्योर इज कि आपको सब चीजों को टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है अपने एंड से। बाकी फंडिंग के अंदर अपन एक स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, दैट एवरी चैप्टर के एंड में मैं क्विक रिवीजन रिकॉर्ड करता हूं आप बच्चों के लिए। आपको जो ड्राइव लिंक मिलेगा उसमें रिकॉर्डेड है पूरा, उसमें पूरा का पूरा अपने चैप्टर का एक क्विक रिवीजन होता है, ताकि आप मस्ती से उस चैप्टर को अच्छे से कभी भी रिवाइज कर सको। मैं आपको चैप्टर 1 के क्विक रिवीजन का एक ओवरव्यू दूंगा, फटाफट पेन डाउन कंप्लीट करो। शुभम का सवाल है, शुभम ऐसे क्या कर रहे हो यार, नाम क्यों डुबा रहे हो अपना? MCS और IBC में लर्न करना पड़ता है क्या? लर्न नहीं करना पड़ता है ना, ओपन बुक है। ये कैसा सवाल है गधे? सौमिल बिल्कुल आएंगे गुजरात घूमने। अच्छा आप लिखो, 1 मिनट रुक जाओ, मैं आपको कोई चीज दिखाना चाह रहा हूं। ये मैंने निकाला है, तो कोई घबराओ मत। कैसा होता है यार, यूट्यूब पे एकदम से जाओ ना तो कुछ भी दिखा देता है कभी कभी, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा मैं केयरफुल रहता हूं। अब ये मत बोलना हिस्ट्री के हिसाब से, हमारा जो लॉगिन होता है ना 50,000 जनता सब स्टाफ के पास भी होता है, तो वो कुछ भी दिखा देता है। फोन नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो मैं आपको कुछ भी नहीं दिखा पाऊंगा मस्ती में। आप बच्चों ने क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आप बच्चों ने क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे एक चैनल है शुभम सुक्लेचा, उसके प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एक फंडिंग क्विक रिविजन एडिशन 2। तो उसमें आपको दिख ही जाएगा सारे चैप्टर्स के क्विक रिवीजन है, उसमें रीड का क्विक रिवीजन प्ले करके देखना, तो यूल अंडरस्टैंड कि कैसे अपन हर एक चैप्टर के एंड में उसको रिवाइज करके वीडियो आपके पास यूट्यूब के माध्यम से रहता है, ताकि आप उसको मल्टीपल बार रिवाइज कर सको। बिकॉज रिविजन देखिए, अरे एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटी लॉ जो पढ़े उनको पता होगा ना, बस वही कॉपी, अरे सेम कॉपी पेस्ट किया आइडिया अपन ने, मतलब खुद का ही कॉपी पेस्ट किया ना, तो शर्म की कोई बात नहीं। इधर आओ, चलिए बस इसको रैप अप करो और टाटा बाय बाय करेंगे एकदम मस्ती से। क्या बात है यारों, वो मकरंद का सवाल है, सर मॉड्यूल वाइज पढ़ें या इंडिविजुअल सब्जेक्ट मॉड्यूल से सिलेक्ट करें एंड उसको कंबाइन करके पढ़ें? मकरंद डिपेंड करता है। अगर आपका सवाल मुझे सही तरीके से समझा है, जो व्यक्ति जो स्टूडेंट ट्रेनिंग कर रहा है उसको मैं सजेस्ट करता हूँ मॉड्यूल वाइज पढ़ो। मतलब मॉड्यूल 1 उठाया तो मॉड्यूल 1 के तीनों सब्जेक्ट पढ़ लो पहले, फिर मॉड्यूल 2 स्टार्ट करो जो ट्रेनिंग कर रहा है। लेकिन जो क्लियर ही है ना कि तीनों ग्रुप देने वाला है, वो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकता है। एंड आई विल टेल यू विच सब्जेक्ट्स टू स्टार्ट विद आल्सो, कि कौन से सब्जेक्ट पहले देखना शुरू करो, ये मैं बताऊंगा, डोंट वरी। अरे शानू ये तो बस शुरुआत है। चलो ये हो गया बेटा जी, कुछ पूछना चाहती है जनता? आप तो कुछ पूछना चाहते हैं मैम, जो आप बीच में बैठे हैं शायद। नहीं नहीं आपकी नहीं आपकी बात नहीं कर रहा, आपकी बात करो। अरे आप रुको, आप सिंसियर हो मैम, आप मत डरो, आपकी बात कर रहा हूं मैं। हाँ हाँ, इस बात से प्रॉब्लम है आपको, ठीक है। नाम क्या आपका, वापस बताओ। जागृति जागृति जागृति, कुछ सवाल है आपका शायद? अरे एकदम कैजुअल हूं मैं, गुस्सा थोड़ी हूँ। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ सवाल है आपका, पक्की बात, ठीक है।
चलिए आ रहा हूं, किसी का कोई सवाल है क्या? पूछ लो, कुछ तो पूछ लो। और मैं वहां पे इतनी चिंता में क्यों? हाँ, या तो क्लास में कुछ लोग अत्यंत खुश हैं, जैसे कि वो बालिका बैठी है, या तो कुछ लोग अत्यंत चिंतित हैं। तो यारों, बैलेंस बनाए रखो, जीवन में मजे लो, ये समय है मजे लेने का। एंड एज आई वाज सेइंग यस्टरडे, आज तो हमने टू द पॉइंट की बात की ना, डेली थोड़ी ना ज्ञान बांटूंगा मैं, ठीक है? बट लाइफ को एकदम तूफान तरीके से एंजॉय करो, बिकॉज व्हेन यू टू गेट बैक टू स्टडी ना, फिर कुछ नहीं मिलेगा। अभी आपको लोग मिल रहे हैं, जबरदस्ती उनसे मिलो, गले वाले मिलो, सब जो करना है करो, बाद में तड़पोगे लोगों के लिए। मैं भी कह रहा हूँ, ठीक है ना? घर जाके पढ़ने बैठ जाओगे ना, फिर लोग, अरे वो आदमी दिखता था ऐसे, उसको टच कर सकते थे। सच कह रहा हूं मैं, सच कह रहा हूं। तभी जब मिल रहे हो, चिल करो एकदम आराम से। देन वंस यू टू गेट बैक टू स्टडी ना, तो देन ऑफ कोर्स द फोकस हैज टू बी ऑन स्टडीज, बट इतना चार्ज होके जाओ कि आपको वापस लोगों की याद नहीं आए, ठीक है? चलो, सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस यूट्यूब की जनता, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर पेशेंस एज वेल। यारों, मजा ही आ गया। बस ऐसे ही मजे बने रहे जीवन में, और ऐसे हम लोग आगे बढ़ते रहे। दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच। ये देखो, एक बालक क्या बोल रहा है, एक बार कैमरा घुमा के बच्चे दिखा दो। हाँ 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 हाँ, ये कर लेता हूं मैं। बेश, हाँ, अरे नहीं नहीं, यहां पे भी, अरे यहां पे लोग भी खुश हैं। चाहते क्या हो यार गधों, क्या क्या उम्मीद है आपकी? रुको, एक क्वेश्चन है सर, इफ दिसंबर 2022 अटेम्प्ट के साथ आर्टिकलशिप कर रहे हैं तो तीनों मॉड्यूल दें? या निश्चित दे सकते हो, बट मैं जनरली मैं सजेस्ट नहीं करता अटेम्प्ट स्किप करना। हाँ, अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है ना, आप लोग तो यहाँ बैठे हुए नहीं सोच रहे हो, कोई यूट्यूब पे ये सोच रहा है ना कि मैं क्या करता हूं कि मेरे पास जून के लिए समय कम है, मैं सीधा दिसंबर 22 देता हूं। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, नेवर डू दैट। व्हाई एम आई सेइंग यू? अरे हर एक अटेम्प्ट का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। जैसे कि ये वाला अटेम्प्ट था, तो इस अटेम्प्ट में रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया, है ना? कुछ अटेम्प्ट में रिजल्ट एकदम शय आता है। शय समझते हो एकदम? वो देखिए आपने, लग रहा मुन्ना भाई, एकदम शय, है ना? तो कुछ अटेम्प्ट में रिजल्ट एकदम शय आता है। एकदम शय रिजल्ट में 6% के रिजल्ट भी आते हैं। तो मेरा कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके अटेम्प्ट में गंदा रिजल्ट आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट वन शुड नेवर स्किप एन अ पर्टिकुलर अटेम्प्ट। एक स्टोरी बताता हूं आपको, सॉरी स्टोरी बहुत है मेरे पास, चलो इधर आओ। एक बालक था, नहीं नहीं नहीं, एंड स्टोरी एज इन ये असली की बात है, एंड आई थिंक मथुरा से है क्या कोई? यहाँ पे तो कोई नहीं है, कोई मथुरा से यूट्यूब पे होगा तो समझना। एक स्टोरी बता रहा हूँ। एक बालक था, सीए फाइनल, ठीक है? जब मेरा सीए फाइनल का अटेम्प्ट हुआ था उसके एक साल पहले, मतलब हम लोग चले गए हैं 2014 के आसपास, ठीक है? उस व्यक्ति ने सीए फाइनल का अटेम्प्ट दिया। उसने बहुत मेहनत की थी आईपीसीसी में। सीए अभी कैसा हो गया है, सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। पहले था सीए सीपीटी, आईपीसीसी एंड फाइनल। तो बालक ने आईपीसीसी में रैंक की बहुत मेहनत की थी, उसकी रैंक नहीं आई, ठीक है? तो उसने उस दिन ही सोच लिया था, 3 साल का गैप होता है अपने यहाँ, कैसा है एग्जीक्यूटिव के आप 1 साल में फाइनल दे सकते हो, उनके 3 साल का गैप होता है। उसने तब सोच लिया था कि फाइनल में तो रैंक लेकर ही आऊंगा। जी जान से मेहनत की, खूब 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 मेहनत की उस व्यक्ति ने। दोनों ग्रुप फाइनल के पास हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, बट रैंक नहीं आई। वो इतना दीवाना था कि मुझे रैंक ही लानी है, रैंक ही लानी है, रैंक ही लानी है। उसने इंस्टीट्यूट से अपना रिजल्ट विदड्रॉ किया। आप रिजल्ट, जैसे कि आप एग्जामिशन को विदड्रॉ कर सकते हो ना, उसने इंस्टीट्यूट को लेटर लिख के अपना रिजल्ट विदड्रॉ किया, दैट आई वांट टू राइट द अटेम्प्ट अगेन। उसके बाद 4 अटेम्प्ट तक एग्जाम दिए, पास भी नहीं हुआ। देयर आफ्टर उस व्यक्ति ने मथुरा में अपनी पेंट की दुकान डाली थी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि यू नेवर नो यार, मतलब वो बालक को रैंक लाना था और वो बहुत अच्छी बात है, बट बोथ ग्रुप क्लियर हो गया, सीए बन चुका था। आप अभी इमेजिन करो, मतलब मैं जब जब बोलता हूँ मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं। यू जस्ट इमेजिन द डे कि आप प्रोफेशनल के तीनों ग्रुप क्लियर हो गए। अरे रैंक आए अच्छी बात है, नहीं आए नहीं आए, अपन सीए बन चुके, जीवन में आगे बढ़ेंगे ना। अरे रैंक वैंक एम करो रैंक के लिए, लेकिन ये सब लाइफ के शुरुआत के कुछ साल ऐसे हैं जो अपन को इनिशियल जॉब इन सब में हेल्प करेगी। आगे तो मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, तो नहीं बढ़ोगे। रैंकर है पर बहुत आलसी है, तो कोई जॉब पे रखेगा क्या उसको? नहीं ना। इवेंचुअली रख भी लेगा तो काम लंबे समय तक वो नहीं करेगा। सो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज यू गॉट द डिग्री, यू गॉट द राइट टू प्रैक्टिस, जिसके लिए पीपल आर डाइंग। द पर्सन रोट अ लेटर एंड लेफ्ट इट अप। आईसीआई की हिस्ट्री में ऐसी चीज थी, पहली बार किसने ऐसा एग्जाम्शन, लोग छोड़ते हैं कभी कभी, कुछ लोग होते हैं ना कि अपन को स्कोर एग्रीगेट इस चक्कर में कुछ लोग एग्जाम्शन छोड़ते हैं सीएस में, इट इज कॉमन। उसने अपना रिजल्ट छोड़ा बोथ ग्रुप पास का, एंड देयर आफ्टर दिया 4 अटेम्प्ट तक पेपर दिया, एक ग्रुप भी नहीं निकला, एक ग्रुप भी नहीं निकला। तो मतलब यू वॉट एवर वी सी ना, थिंग्स इतनी ज्यादा बड़े लेवल पे अनसर्टेन होती है ना कि अपन सोच भी नहीं सकते। तो सिंपल अपने हाथ में जो, उस पर ध्यान दो। अगर आपको सीएस इंस्टीट्यूट ने जून अटेम्प्ट दिया है तो भाई साहब दिमाग मत लगाओ दिसंबर के लिए, ये मेरा सजेशन है। मैं वापस एक एक चीज के लिए बोलता हूँ। एग्जीक्यूटिव के लिए मैं क्या बोलता हूँ, बच्चों ये कर लो। प्रोफेशनल में ऐसा क्यों नहीं कहता, बिकॉज यू पीपल आर ऑल्सो मेच्योर, और आप अपनी नीड के हिसाब से डिसीजन लो। तो आप अपना डिसीजन लो, 2 ग्रुप, 1 ग्रुप, आधा ग्रुप, जैसे मैंने बोला जो करना है करो। लेकिन ये भी ओपिनियन मेरे हिसाब से अच्छा कॉल नहीं है। जून स्किप करके दिसंबर, मतलब मैं होता या मेरा कोई छोटा भाई बहन होता तो मैं उसको नहीं जाने देता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि भाई ये मत कर, जून मिला है जून दे, फिर जो होगा।
मान लो भगवान की इच्छा नहीं होगी तो दिसंबर होगा, तेरी किस्मत तो मिलेगा तेरे को, ठीक है, लेकिन जून में अपना अटेम्प्ट 100% है, 110% है। और मैं मतलब ऐसा है कि इनफ टाइम है और आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इतना स्किप करो, इतना टाइम छोड़ के दिसंबर दोगे, एंड देयर आफ्टर व्हाट इफ नहीं हो तो दैट इज वाई आई डोंट सजेस्ट दैट निशी, मैं सजेस्ट नहीं करता, बट अगर कोई बालक को लगता है कि मेरे लिए वो ठीक है तो डिसीजन ले सकता है, बट आई डोंट रिकमेंड दैट। ओके निशी, प्रांजल, ओके, यस मानवी, टुमारो और डे आफ्टर आई रिलीज अ वीडियो के, अरे मैं आपको बताऊं मैं क्या बताने वाला हूं, आइडिया देता हूं कि जो बच्चे सेल्फ स्टडी एज इन जो बच्चे गूगल ड्राइव पेन ड्राइव से लेक्चर्स देखने वाले हैं उनको 2 इंपॉर्टेंट डेट्स दूंगा, 5th जनवरी एंड 5th मार्च। ये 2 डेडलाइंस होगी मेन, कि यहां तक आपको से फॉर एग्जांपल द फर्स्ट 5 सब्जेक्ट्स यू टू कंप्लीट, द नेक्स्ट 4 सब्जेक्ट्स यू टू कंप्लीट, ऐसा। और फिर यहां पे दूंगा मैं 15th मार्च की एक बफर डेट, क्योंकि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो ये 5th का 10th हो सकता है, इसलिए तो अपना 15 तो बफर तो किसी भी हालत में हो जाना चाहिए। और यहां पे आपको कौन से 5 में भी एग्जैक्ट तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग हो सकता है ना अपने हिसाब से डिसीजन ले रहे हो, बट मैं बता दूंगा कितने हैवी और कितने लाइट सब्जेक्ट रखने हैं, और रिकमेंडेड सब्जेक्ट बताऊंगा कि मेरे हिसाब से कौन से रखने चाहिए, तो ये सब मैं बताऊंगा, तो देयर आई विल गिव यू फेयर आइडिया। एंड ये 5th जनवरी को आई वुड वांट टू टेक अ, जैसे कि अभी मैं बात करूं तो अपने गूगल ड्राइव पेन ड्राइव मिला के से फॉर एग्जांपल 1000 स्टूडेंट्स वुड बी स्टडिंग, तो 5th जनवरी को एक नाइस ऑनलाइन सेशन ऑफ एवरीवन, जो पुणे में आ सके वो पुणे में आ पाएंगे एक दिन के लिए, और जो पुणे में नहीं आ सके घर से अटेंड करेंगे, जिसमें उस दिन डिस्कस करेंगे 5th अचीव हुआ कि नहीं हुआ। सो ऑल ऑफ यू पीपल शुड बी मोटिवेटेड कि उस दिन मुझे तो मेरा खत्म करना है, ताकि मैं बोल सकूं कि मेरा तो हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऐसा। एंड देन उसके बाद तो आप खुद से, क्योंकि यहाँ पे फिर देन यू गेट 2.5 मंथ्स का सेल्फ स्टडी एंड इट गेट्स वंडरफुल। बफर इसलिए रखा है अपन ने क्योंकि यू नेवर नो है ना यार, क्या बीच में बीमार हो गया कोई व्यक्ति, कुछ भी हो गया, तो इस तरह से तो विल डिस्कस इट अप, डोंट वरी। ओके, दीप कह रहा है सर कौन से ग्रुप देने चाहिए। मुझे लगता है क्वेश्चंस का कोई अंत ही नहीं, मैं जब तक बैठा रहूंगा तब तक आप कुछ भी पूछते रहोगे। कौन से ग्रुप में, अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि वो 2 ग्रुप दे रहा है तो कौन से ग्रुप देने चाहिए, उसमें कुछ भी सिलेक्टिव क्यों नहीं सजेशन दे सकता मैं, क्योंकि 3 ग्रुप है, 1, 2 एंड 3। आप इस तरह से समझिए, अगर आप कोई भी 2 ग्रुप दे रहे हैं तो एग्रीगेट का बेनिफिट, सेट ऑफ का बेनिफिट तो मिल ही नहीं रहा है, तो आपको दोनों में इंडिविजुअल 150 लाने, जो भी आप 2 देंगे, तो जो आपको अच्छा लगता है वो ले लीजिए फिर। मतलब अगर आपको ऐसा चाहिए ना कि आपकी इच्छा है कि आप 2 और 3 देना चाहते हो, 2 और 3 दे दो, मतलब सिर्फ आपके मन के ऊपर है। आपको टैक्स पसंद है तो टैक्स के साथ में कोई सा दे दो, तो देन आपको सिक्योरिटी लॉ पसंद है तो मॉड्यूल 3 दे दो। कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको यही 2 देने चाहिए। कोई व्यक्ति अगर 2 ग्रुप दे रहा है तो जैसा आपका मन है वैसा दे दो, कोई रिलेशन नहीं है। चंचल कह रही सर 1 वीक अर्ली इन्फॉर्म कर देना बिकॉज वी आर फार अवे फ्रॉम पुणे। हाँ हाँ चंचल जी, बिल्कुल चिंता मत करो। वी सीरियसली वांट टू अटेंड फेस, अरे चंचल जी आई आल्सो सीरियसली वांट टू अटेंड फेस टू फेस विद यू, तो मैम एकदम चिल करो। फेस टू फेस के लिए जितनी तड़प टीचर्स में उतना आप सोच ही नहीं सकते, ठीक है, तो चिल करो। तब अगर वो रहेगा, वो दैट विल बी अ सेशन फॉर अ फ्यू आवर्स एनीवेज, तो तब का तब देखते हैं, तब के सिनेरियो के हिसाब से। अभी इस सेशन को मैं अंत कर देता हूं यारों, और किसी की अगर कोई और भी सवाल है तो पूछ लो, और यहां पे किसी को सवाल है तो पूछ लो यारों। अब लेक्चर खत्म हो गया, एकदम लाइट हो, एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाओ, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न निकाल लो एकदम, चलो एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाओ, बुक्स बंद कर सकते हो। कोई सवाल है? नहीं मैम आप पूछो, कुछ पूछो आप। अरे कुछ पूछो मैम आप, अरे नहीं कुछ भी पूछो, ऐसे ही पूछो। क्या? ठीक है जी, नहीं तो पहला डिसीजन क्या लो। हाँ मैम का ऐसा कहना है कि कौन कौन से देनी चाहिए, अगर 2 दे रहे हैं तो सबसे पहला डिसीजन क्या लो मैम, 2 या 3, 2 या 3, ये सबसे पहला डिसीजन है। आप उसके पहले मॉड्यूल के बारे में सोचो ही मत, पहले 2 या 3 का डिसीजन फाइनल कर लो आप, ठीक है। और उसमें मैंने रिकमेंडेड बताया, मेरे हिसाब से 3 देनी चाहिए, बाकी अगर आपको लगता है 2 तो। और जो व्यक्ति बहुत कंफ्यूज है, आप क्या कर सकते हो, जो 2 भी सोच रहा है, अगर मैं जो कल 3 का प्लान बताने वाला हूं उस 3 के प्लान को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। मैं क्या बताने वाला हूं, वैसे भी मैं बताने वाला हूं कि आपको भी 5 सब्जेक्ट करने होंगे से 10th ऑफ जनवरी, 5th ऑफ जनवरी में एक डेट दूंगा, से 10th ऑफ जनवरी का डेट दिया, तब तक आपको 5 सब्जेक्ट करने हैं। तो जो 2 ग्रुप भी सोच रहा है वो तब तक 5 तो करने की कोशिश ही करो ना। इफ यू आर एबल टू अचीव दैट देन यू आर स्टिल इन अ फाइट विद 3 ग्रुप पीपल ऑल्सो। और आपको लगता है नहीं यहाँ तो हम बिखर ही गए, तो 2 ग्रुप पे तो आप शिफ्ट हो ही सकते हो, दैट ऑल्सो यू कैन थिंक। तो वैसे ऑप्शंस अपने ओपन रख सकते हो। थोड़ा सा मेरे प्लान को आपको अपने हिसाब से मॉड्यूलेट करना पड़ेगा। मैं प्लान इस हिसाब से बना के दूंगा जो व्यक्ति 3 ग्रुप देने में क्लियर है। जिसको 2 ग्रुप देना उसका तो प्रेशर कम ही होगा ना बस उसमें, इसलिए ऐसा। और वापस मैंने कहा है कि जो ऐसा ना किसी को 2 ग्रुप दे रहा है तो वो फ्रीली मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं पहले भी बोला कि प्रोफेशनल लेवल पे कोई मुझे ये भी बोलेगा ना कि सर मैं दिसंबर 22 तक 1 ग्रुप देना चाहता हूं, मैं उसकी भी इज्जत करता है। कुछ तो सोच के बोल रहा होगा भाई, अरे क्या कुछ तो सोच के बोल रहा होगा। हो सकता है पापा का बिजनेस, साथ में आर्टिकलशिप, घर पे बच्चे सब संभालने होते होंगे, हो सकता है भाई। तो अपन सबकी इज्जत करते हैं। जिसको कोई भी क्वेरी हो मस्ती से पूछो, कोई लोड की बात नहीं है। आई ऑलवेज एट प्रोफेशनल लेवल गिव अ रिकमेंडेड प्लान एंड देन यू हैव टू सी कि आपके प्लस माइनस में रिकमेंडेड प्लान बैठता है, बिठा लो, वंडरफुल। ऐसा क्लियर बेटा जी?
चलो, और कुछ है मैम? पूछो। कुछ भी नहीं है? चलो यार, अवंकिता यार, you'll have to have a word at the academy for this. Okay? Yes. यार क्या प्यारे प्यारे नाम के। त्विषा, I'll inform in advance. Okay? चलो, ये तो बच्चों के इतने प्यारे प्यारे नाम होते हैं। देखो लास्ट दो नाम है अवंकिता एंड त्विषा। घर वालों ने कितनी मेहनत की है। आपको समझ, जिस चीज का नाम शुभम है, ये बात तो क्लियर है कि उसके घर वालों ने बिल्कुल एफर्ट नहीं लिया। क्या नाम रखना है? एस पे है, शुभम रख दो। मतलब पहला नाम जो आया वो शुभम रख दिया होगा, तो उन्होंने बिल्कुल एफर्ट तो नहीं लिया, बट कोई बात नहीं। चलो यार, यूट्यूब वीडियो, चलो टाटा बाय बाय करते हैं। यहाँ पे लेक्चर एक्सटेंड ही हो गया। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड आई विल सी पीपल टुमारो। बाय बाय। यस बेटा जी।